हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, इवोस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका होस्ट दोस्त और शुभचिंतक अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही, बड़ी मजे से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 4 प्राथमिक क्रियाएं हैं वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और कैसे पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल रिविजन करने वाले हैं। नोट्स के आधार पे, बढ़िया शानदार नोट्स के आधार पे हम इस चैप्टर का क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। और अगर हम ये नोट्स बिल्कुल ढंग से समझ लेते हैं तो जो इसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं अंत में, उनमें आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। और क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए बढ़िया शानदार तैयार किए हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना है वो 100% रहती है। इसका मतलब है आज की ये जो क्लास है वो आप लोगों के लिए बड़ी शानदार होने वाली है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फिर आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बिना स्किप किए हुए ये क्लास कंप्लीट बिल्कुल समझते हुए देखनी है। मैं गारंटी लेता हूँ इस चैप्टर से आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो अपनी इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास में मैंने बता दिया क्या पढ़ने वाले हैं, प्राथमिक क्रियाएं पढ़ने वाले हैं। अब जब अपन ये चैप्टर शुरू करते हैं तो जो सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में आता है, जो सबसे पहला प्रश्न है वो क्या आता है? वो आता है कि सर ये प्राथमिक क्रियाएं आखिर है क्या, है ना। सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या आता है? वो आता है कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं। प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है, सबसे पहला प्रश्न यही आता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो मैं आप लोगों को बढ़िया, बहुत ही आसान भाषा में देने वाला हूं। यानी मनुष्य की वे सारी गतिविधियां, गतिविधियां मतलब क्रियाएं, मनुष्य की वो सारी क्रियाएं जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती हैं, प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। बस इतना सा ध्यान में रखना है। तो अब ये बात जो है इसका आंसर समझ में आया होगा कि वे मनुष्य की सारी क्रियाएं हैं ना, मनुष्य की, मैं मनुष्य लिख देता हूं ना, मनुष्य की वे सारी क्रिया, वे सभी गतिविधियां, मैं गतिविधियां भी लिख देता हूं, है ना, ध्यान से रखना। वे गतिविधियां या क्रियाएं, क्रियाएं जो सीधे तौर पर, है ना, ध्यान से समझना मेरे बात को, सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करे, क्या करे भाई? निर्भर करे, वे सभी प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं, प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। बस इतनी सी परिभाषा है, इसमें और कुछ नहीं है। यानी कहने का मतलब है मनुष्य द्वारा वो सभी कार्य जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रह के करते हैं, जिनसे हमें पैसे कमाने को मिलता है, वो सारी हमारी प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। कौन सी होती है? देखो इसमें एक आसान भाषा में समझाओ तो इसमें आती है आप लोगों के पास, जैसे कृषि है, सीधे प्रकृति पे निर्भर करती है, प्राकृतिक संसाधनों पे। हमारी पृथ्वी, हमारी जो भूमि है, अगर उपजाऊ हो तो हम कृषि करेंगे, सीधे तौर पे अपने पास क्या प्राकृतिक संसाधन है। मैं कहूँ पशुपालन है, बिल्कुल ये भी इसी पे सीधे तौर पे। पशुपालन की बात कर देते हैं तो ये भी इसी में आता है। मछली पकड़ना इसी में आता है, मछली पालन कर सकते हैं, मछली पकड़ना है वो इसी में कर सकते हैं, शिकार है वो इसमें कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी क्या है? प्राथमिक क्रियाएं हैं जिनसे हमें पैसे कमाने को मिलते हैं। तो अब ये जो परिभाषा है इसको आप कभी नहीं भूलने वाले हो अगर सुन ली तो। अब इसके बाद करते हैं आगे जो मैंने नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, ध्यान से समझना, बिल्कुल प्रश्न इनमें से उठने वाले हैं। देखो प्राथमिक गति जो क्रियाएं हैं, गतिविधियां, समझ में ऐसे कंफ्यूजन मत हो जाना कि सर ने गतिविधियां लिखा हुआ है, गतिविधियां मतलब क्रियाएं होता है। देखो प्राथमिक गतिविधियां जो आय उत्पन्न करते हैं, आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। सबसे पहली तो बात ये ध्यान में रखना, वो जो हम काम करते हैं जिनसे हमें पैसा मिलता है वो सारी हमारी क्या होती है? आर्थिक क्रियाएं होती हैं। तो आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? जिनसे हम पैसे कमाते हैं।
आगे क्या है, आर्थिक गतिविधियों को मोटे तौर पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक गतिविधियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न आ सकता है कि मनुष्य की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो ध्यान से समझना भाई, 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं, प्राथमिक का, द्वितीय का, तृतीय का और चतुर्थक है। अभी ये बात तो आ गई होगी समझ में, हाँ सर बिल्कुल। अभी देखो आगे, देखो बात करते हैं आगे क्या है, प्राथमिक गतिविधियां सीधे तौर पर, सीधे पर्यावरण पर निर्भर करती है। जो मैंने बता दिया अपनी परिभाषा में बताया भाई, यानी वो पर्यावरण कहोगे सर आपने तो प्राकृतिक संसाधन बोले हैं, तो पर्यावरण वही है, निर्भर करती है, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों मतलब प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि है, जल है, वनस्पति है, निर्माण सामग्री और खनिजों के उपयोग से संबंधित है। इनमें शिकार और संग्रहण, शिकार क्या क्या शामिल होता है प्राथमिक क्रियाओं में, देखो मैंने बताया शिकार और संग्रहण बता दिया, पशुपालन गतिविधियां भी इसी में आती है, मछली पकड़ना भी इसी में आता है, वानिकी मतलब फलों के उत्पादन के लिए अपने पास फल वाले पौधे लगाना, वनों का, कृषि आ जाती है, खनन आ जाता है, वो सारी क्रियाएं अपने पास क्या आ जाती है, प्राथमिक गतिविधियों में आती है। इन सभी का हम क्या करने वाले हैं, डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं, शिकार और संग्रहण करने वाले हैं, पशुपालन की गतिविधियां है, मछली पकड़ना, वानिकी है, कृषि और खनन है, ये सारी बातें अपन डिटेल से पढ़ेंगे, चिंता मत करो, सारी बातें समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आता है शिकार और संग्रहण, प्राथमिक क्रिया का सबसे पुराना जो साधन है, ध्यान से समझना मेरी बात, इसमें लिखा है मैंने, चिंता मत करो। देखो संग्रहण और शिकार सबसे पुरानी ज्ञात आर्थिक गतिविधि है। ज्ञात का मतलब जिसको अपन जानते हैं, जानने में आती है, वो सबसे पुरानी अपने पास क्या आ जाती है, वो सबसे पुरानी, कोई पूछे कि सबसे पुरानी प्राथमिक क्रिया या गतिविधि क्या है, तो वो शिकार और संग्रहण है। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकता है या आपके पास खालिस्तान वाला भी आ सकता है। नेक्स्ट इसके बारे में क्या है, इस प्रकार की गतिविधि के लिए बहुत कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, ज्यादा पैसे नहीं लगते रहे। ऐसे में जंगलों में गए, शिकार किया, या अपने पास पेड़ पौधे हैं जैसे अपन क्या करते हैं औषधि वगैरह, उनका कलेक्शन कर लेते हैं, शिकार संग्रहण कर लेते हैं, उसमें पैसे की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। यह बहुत ही निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी पर संचालित होती है, यानी कहने का मतलब बहुत ही कम निवेश पर बहुत ही निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी है, बस ज़्यादा पैसे नहीं लगता है। जंगलों में गए, जो औषधि चाहिए वो ले आए, उसका संग्रहण कर लिया, कुछ भी कर लिया, शिकार किया, उसको घर ले आए, बस इतना सा काम है, ज़्यादा इसमें अपने पास यानी निम्न स्तर की रही। बस ये बात ध्यान में रखना। कहाँ पे की जाती है ये ध्यान से सुनना मेरी बात को, स्थान बता देता हूँ। यह है उच्च अक्षांश क्षेत्र जिनमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली शामिल है भाई। अब ये क्या होते हैं सर, उत्तरी अक्षांश कौन से होते हैं, बाद में निम्न अक्षांश क्षेत्र जैसे अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी किनारा है, दक्षिणी पूर्व एशिया के आंतरिक भाग है भाई। तो ये सारे क्षेत्र कौन से हैं, ये सारे क्षेत्र आपसे वर्ल्ड मैप में बनवाए जाएंगे भाई, ध्यान से सुनना, मैं समझा देता हूं, अभी मैप की सहायता भी समझाने वाला, मैप की सहायता से भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने उच्च अक्षांशों के बारे में। सर ये उच्च अक्षांश कौन से होते हैं, तो देखो मैं आप लोगों को समझाता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा रे, बिल्कुल नहीं आएगा। आपके पास उच्च अक्षांश कौन से होते हैं वो समझा देता हूं। सबसे पहले तो ये अपने क्या है, ग्लोब है। ग्लोब का जो उत्तरी भाग है, ये जो भाग है आप लोगों का, ये आपके पास उच्च अक्षांश में शामिल होता है। ध्यान से समझना मेरी बात को। ये जो क्षेत्र है वो किस में आता है, उच्च अक्षांशों में आता है। उच्च अक्षांश ये आ जाएगा समझ में, बिल्कुल आ जाएगा। अब मैंने बताया था निम्न अक्षांश, तो निम्न अक्षांश जो ग्लोब के नीचे की तरफ होते हैं वो सारे निम्न अक्षांशों में आते हैं। अब कौन से होते हैं निम्न अक्षांश, मैं थोड़ी सी आसान भाषा में समझाऊं आप लोगों को। तो अपना ये जो वर्ल्ड जा रहा है, इस वर्ल्ड में अपने पास ये 0 डिग्री जो रेखा है, ये जो 0 डिग्री रेखा जिसको अपन भूमध्य रेखा कहते हैं, कि 23.5 डिग्री ऊपर चले हैं अपने पास, 23.5 डिग्री, तो ये अपने पास क्या आ जाती है, कर्क रेखा आ जाती है। इसके 23.5 डिग्री यानी इसके नीचे आ जाए तो ये आ जाती है आपके पास 23.5 डिग्री पे मकर रेखा। मकर, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूँ, बताओ आप लोग, मकर रेखा ये आ जाती है। अब आपको करना क्या है, जो इस भूमध्य रेखा के नीचे वाले जो अक्षांश है उनको आपको निम्न अक्षांशों में शामिल करना है, और जो भूमध्य रेखा के ऊपर वाले हैं उनको आपको उच्च अक्षांशों में शामिल करना है, उच्च अक्षांशों में। लेकिन ऐसे नहीं है रे, कहीं ये समझ लो कि गुरुजी ने ये बता दिया तो ये भी अपने पास क्या है, ये तो उच्च अक्षांश अगर वास्तविक देखी जाए तो ये कैटेगरी आती है, निम्न अक्षांशों में ये आती है। लेकिन भूमध्य रेखा के ऊपर में है वो उच्च है, वो नीचे है वो निम्न है।
बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। अब अपनी बात चल रही थी सर वो क्षेत्र कौन से हैं, तो वो क्षेत्र भी तो बताना जरूरी है आप लोगों के लिए। जो जो मैंने क्षेत्र बताए हैं वो सारे समझाने वाला हूँ मैं आप लोगों को, है ना, समझाना जरूरी है आप लोगों को। सबसे पहले बात करें अपने पास क्या बताया मैंने, हाँ देखो समझाने में थोड़ा समय तो लगता है। सबसे उच्च अक्षांश क्षेत्र में जिनमें उत्तरी कनाडा शामिल है, उत्तरी यूरेशिया शामिल है और दक्षिणी चिली शामिल है, ये अपन बात कर लेते हैं। पहले तो ये बात करें तो यूरेशिया, उत्तरी यूरेशिया ये होता है भाई, ये क्षेत्र जो है आप लोगों के पास, ये आपके पास क्या है, उत्तरी क्षेत्र है, जो संग्रहण के लिए जो डार्क किया गया ना, ये क्षेत्र आपके पास क्या आ जाता है, यूरेशिया में आ जाता है। यूरेशिया क्या होता है सर, यूरोप और एशिया महाद्वीप के जोड़ने से जो क्षेत्र आता है, जो क्षेत्र इसमें शामिल होता है उसको यूरेशिया कहते हैं। और ये जो क्षेत्र है आप लोगों का, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपके पास क्या हो जाती है, संग्रहण किया जाता है। क्यों किया जाता है सर, यहाँ पे संग्रहण का कारण क्या है, संग्रहण का कारण यह है क्योंकि ये अपने पास क्या है, बर्फीला क्षेत्र होता है भाई, ठंडा क्षेत्र होता है। ठंडा क्षेत्र होता है तो यहाँ पे इनको क्या करना होता है, कलेक्शन करना ही पड़ता है, कोई संसाधन ही नहीं है ना। जब अपने पास ये मान के चलो जो ऋतु आई, उस ऋतु में उन्होंने अपने पास से क्या है उगाया, उसके बाद में इनके यहाँ बर्फ बढ़ना शुरू हो जाती है, तो बाद में वो उनको कलेक्ट करना ही पड़ता है, मजबूरी है उनकी तो मजबूरी है। तो ये क्षेत्र आ जाता है भाई, ये उत्तरी यूरेशिया आ गया। इसके बाद में अपन ने बात करी थी कहाँ की, ये रहा, ये अपने और बात कर लेते हैं कहाँ पे, हाँ यूरेशिया का दक्षिणी चिली और उत्तरी कनाडा, तो कनाडा की तरफ चलते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, कनाडा क्षेत्र आ जाता है भाई। ये क्या है, ये कनाडा क्षेत्र है, तो ये अपने पास आ गया उच्च अक्षांशों में। इसके बाद में अपने पास और कहाँ कहाँ ये है, यहाँ पे से अपने पास है, इस क्षेत्र में भी होता है। तो ये सारे क्षेत्र क्या है भाई, उच्च अक्षांशों में शामिल है। अब बात करते हैं सर निम्न अक्षांशों की बात कर लेते हैं। निम्न अक्षांशों में बात करें तो जैसे अमेजन बेसिन है भाई, सबसे पहले अपन अमेजन बेसिन कहाँ पे है सर, तो अमेजन बेसिन है वो अपने पास कहाँ है, यहाँ है। ये मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो क्षेत्र है किसका, दक्षिणी अमेरिका का, ये अमेजन बेसिन है। अमेजोन के जंगल सर, यहाँ पे थोड़ी ठंड पड़ती है, वहाँ पे तो बर्फ के लिए कह दिया, लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या है, जंगल बहुत है भाई। क्या है, जंगल, अमेजन के वन, अमेजन जंगल सुना है कि नहीं सुना, वो वहाँ पे अपने पास औषधि बहुत होती है भाई। क्या होता है, औषधि बहुत होती है, और औषधि का कलेक्शन होता है, संग्रहण होता है। इसलिए ये जो क्षेत्र है इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे सर देश कौन कौन से आते हैं, तो वो देश भी समझा देता हूँ। अगर बात करें अपने पास देशों की, तो इसमें आपके पास देखो ये क्षेत्र रहा, क्या है यहाँ पे, इस क्षेत्र की तो बात करें थे अपने पास, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अपन अगर बात करें तो क्या जाता है, जो ब्राजील वाला क्षेत्र है, तो कोई पूछे क्या है, ये संग्रहण क्षेत्र आता है। तो ध्यान से समझना मेरी बात को, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों, तो देखो अपने पास ये रहा, दक्षिणी अमेरिका की बात कर रहा था, तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है वो सारा अपने पास वहाँ पे आ जाता है। ये देखो ये जो क्षेत्र है ये सारा इसी में आ जाता है। तो ये अपने पास ध्यान में रखना भाई, इसके बारे में मैंने बता दिया है कि कौन कौन सा है। इसके बाद में बात करें तो कौन सा आता है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका आता है। अफ्रीका कहाँ पे है, तो अफ्रीका की बात करें तो ये देखो, ये उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है अपने पास, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे भी संग्रहण करना पड़ता है इनको, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। जो अपने पास भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर का और नीचे का हिस्सा जो है वहाँ पे होता है। यहाँ पे भी अपने पास क्या है, संग्रहण का क्षेत्र है, यहाँ पे भी शिकार और संग्रहण बहुत होता है, तो ये क्षेत्र आता है। यहाँ पे कौन से देश आते हैं सर, तो यहाँ पे जो देश आते हैं उनके बारे में अगर अपन बात करें तो अफ्रीका के, ये देखो ये रहा, मैंने बताया था भूमध्य रेखा के ऊपर नीचे, तो ये क्षेत्र जो आता है आप लोगों के पास, ये जो क्षेत्र आता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये सारा इसी में आ जाता है भाई। तो देख लो कौन कौन से आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछेगा तो अफ्रीका में इस क्षेत्र को ही आपको क्या करना है, अपने पास ऐसे डार्क कर देना है कि यहाँ पे शिकार और संग्रहण होता है। तो अगर थोड़ा सा एक बार दिखा देते हैं, अगर आपको थोड़ा समझना है तो ये क्षेत्र में अगर अपन बात करें तो जैसे लिब्रेविल है, गेबोन है, द कॉन्गो क्षेत्र आ जाता है, इसके बाद में ब्रेजेविल आ जाता है, ये सारा क्षेत्र इसी में आता है भैया ना। तो ये बाद में और अलग से मैं हिंदी में और समझाऊंगा आप लोगों को, नहीं तो अभी तो गड़बड़ी हो जाएगी आप लोगों के, है ना, कन्फ्यूजन में आ जाओगे। इसके बाद में क्या आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी किनारा आता है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये रहा आपके पास ऑस्ट्रेलिया, ये रहा इसका उत्तरी किनारा, ये रहा देखो आप लोगों के पास, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो होता है यहाँ पे संग्रहण क्षेत्र किया जाता है।
उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में कोई पूछे संग्रहण क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में दर्शाए, तो ऐसे नहीं पूछेगा, ये पूछेगा शिकार और संग्रहण में ऑस्ट्रेलिया दर्शाए, तो आप यहाँ पे इंगित करके नहीं करोगे भाई, आप यहाँ से इंगित करके और फिर अपना मार्क लगाओगे। माने मैप में भी समझाना है ये आप लोगों के लिए, है ना, चिंता मत करो, ये सारी बातें समझाऊंगा। उसके बाद में आ जाता है दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग कौन से होते हैं, तो ये थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। ये देखो आपके पास कहाँ पे है, ये रहा, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया भाई, ये देखो ये क्षेत्र, ये एशिया महाद्वीप है इतना बड़ा, इसमें ये दक्षिणी पूर्वी एशिया कैसे आया, ये देखो ये इस तरीके से। तो ये अपने पास क्या है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो ये दक्षिणी पूर्वी एशिया हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे देश कौन से आते हैं सर, तो यहाँ पे अपना भारत भी शामिल हो रखा है, देखो यहाँ पे हो रखा है, नहीं हो रखा। और इस तरफ अपने पास जो छोटे छोटे देश हैं वो कौन कौन से हैं देख लो, अभी आप लोगों के पास समझा देता हूँ कौन से हैं, दिखाई देता हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पे देखो आपके पास अपना भारत शामिल है, इसके अलावा तो नेपाल आ जाता है, माने ये सारा क्षेत्र इसी में आ जाता है, बांग्लादेश वगैरह इसमें आ जाता है। तो ये जो छोटी बातें हैं इनको आपको ध्यान में रखना है, साथ में अपन मैप बाद में और समझ लेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाता है भाई, ये शिकार और संग्रहण क्षेत्र है वो हो जाता है। अब इसके बाद में अपने चलते हैं यहाँ पे, क्या आधुनिक समय में संग्राहक मूल्यवान पौधों जैसे पत्ते, पेड़ों की छाल और औषधियों पौधों को इकट्ठा करते हैं और सरल प्रसंस्करण के बाद उत्पादों को बाजार में बेचते हैं, ये बात इसमें आ जाती है। प्राय बेहतर गुणवत्ता वाले और कम कीमत वाले सिंथेटिक उत्पादों ने उष्णकटिबंधीय जंगलों में संग्रहकर्ताओं द्वारा आपूर्ति की जाने वाली अनेक वस्तुओं का स्थान ले लिया भाई, यानी संग्रहण करने वाले जो है बहुत सारी वस्तुओं का संग्रहण कर लेते हैं। ये हो जाता है आपके पास शिकार और संग्रहण। अब बात करते हैं थोड़ा सा ग्रामीण काव्य, यानी ग्रामीण क्षेत्र की बात कर लेते हैं भाई, है ना। ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी सी बात करते हैं कि वहाँ पे आखिर क्या होता है। तो देखो, भौगोलिक कारकों और तकनीकी विकास के आधार पर आज पशुपालन, यानी कहने का मतलब अपनी जो द्वितीय प्राथमिक क्रिया वो क्या आ जाती है भाई, वो आ जाती है पशुपालन। और पशुपालन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, अपन सभी जानते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र पे जितना पशुपालन होता है वो शहरी क्षेत्रों में नहीं होता है। तो जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा है वहाँ पे अपन ये कर लेंगे, पढ़ेंगे। देखो हाँ, आज पशुपालन या तो निर्वाह स्तर पर या व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। दो तरीके से अपने पास पशुपालन किया जाता है, या तो अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, जैसे अपने पास पश्चिमी राजस्थान की तरफ जाओ, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, वहाँ जब अपन जाते हैं तो वहाँ पे लोग पशुपालन अपने जीवन यापन के लिए करते हैं कि अपना जीवन जी सके। उनसे अपने पास जैसे उनको बेचकर है, उनका मांस खाकर है, उनका दूध बेचकर है, वो सारा काम वो अपना निर्वहन करने के लिए होता है। दूसरा व्यवसायिक स्तर पे होता है। व्यवसायिक स्तर पे कैसे होता है, बड़े बड़े कारखाने लगते हैं, वहाँ पे अपने पास जैसे डेयरी फार्म है वो इसी पे आधारित होता है। तो वो सारी बातें आ जाती हैं। इसमें सबसे पहले बात करें पशुपालन में तो आ जाता है खानाबदोश पशुपालन। ये पशुपालन की बात करें सिर्फ खानाबदोश क्या होता है, तो खानाबदोश वो जनजाति होती है जो घूम घूम कर अपना जीवन यापन करती है। घुमक्कड़ जाति जिसको अपन कहते हैं वो खानाबदोश होती है। और खानाबदोश जो जनजाति है वो पशुपालन भी करती है भाई। वो क्या करती है, वो अपने पास अगर आप एक स्पेशल जो रेबारी जाति होती है ऊँटों का पालन करती है, तो वो क्या करती है, ऊँटों को लेकर घूमती रहती है। तो वो जो अपने पास होते हैं उनको खानाबदोश पशुपालन कहते हैं। कहाँ होता है देखो, पहले पढ़ते हैं उसके बाद में बात करते हैं, बिल्कुल मैप में समझेंगे, चिंता मत करो। खानाबदोश पशुपालन या देहाती खानाबदोशी एक आदिम निर्वाह गतिविधि है भाई। आदिम निर्वाह गतिविधि का मतलब क्या होता है, आदिम जो निर्वाह गतिविधि है जिसमें अपने पास पुराने जमाने की, जिसमें अपना जीवन यापन कर सके वो निर्वाह होती है। तो बस ये आ जाता है। जिसमें चरवाहे कौन होता है, जो चरवाहे जो जानवरों को चराने ले जाते हैं, वो क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, कपड़े, आश्रय, उपकरण और परिवहन के लिए जानवरों पर निर्भर करते हैं। यानी कहने का मतलब है जो खानाबदोश पशुपालन है इसमें क्या करते हैं, जो घूमते हैं अपने पास जैसे बावरिया वगैरह होते हैं, या अपने पास कुछ ऐसे लोग जो अपने पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं, तो ये वो इसमें आता है। इसके में अपने पास आश्रय भी, उपकरण और सारे जो कार्य होते हैं इनके लिए वो पशुओं पे निर्भर करते हैं। वे अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जो चारागाह और पानी की मात्रा और गुणवत्ता पर निर्भर करता है। सीधी सी बात है, ये मान के चलो अपन ने क्या किया है कि कुछ लोग हैं यहाँ पे जंगलों में रह रहे हैं, अपने पशुओं को लेकर रह रहे हैं। पशु ने मान के चलो वहाँ की सारी घास खा ली, सारी घास खत्म हो गई, तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो अपने पशुओं को इकट्ठा करेंगे और दूसरे स्थान पे जहाँ पे घास ज़्यादा है वहाँ पे चले जाएंगे, और जब वहाँ पे वापस घास उगेगी तो वो वहाँ पे आ जाएंगे। यानी करने का मतलब है घुमंतु जाति वो होती है वो। और ये किस पे निर्भर करता है, अगर पानी की अपने पास मात्रा अच्छी है तो वो वहाँ पर जाएंगे।
नेक्स्ट, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जानवर रखे जाते हैं, ये बात ध्यान में रखना भाई। यानी कहने का मतलब है, अगर मैं बात करूं रेगिस्तान की तरफ, अपने जैसलमेर की तरफ बात करूं, तो वहां पे कौन से पशु का ज्यादा पालन होता है भाई? जाहिर सी बात है ऊंटों का होगा वहां पे, क्योंकि पानी की मात्रा कम है और ऊंट को पानी कम चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो एक दिन पानी अपने पास पी लेता है तो 7 दिन निकाल देता है। तो ऐसे यानी क्षेत्र के हिसाब से अपने पास जानवरों का पालन होता है। जैसे बात करें उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में मवेशी सबसे महत्वपूर्ण पशुधन है। मवेशी जो इनसे अपन को दूध मिलता है वो मवेशी होते पालतू पशुधन है। जबकि सहारा और एशियाई रेगिस्तानों की बात करें तो रेगिस्तान में भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, ये पाले जाते हैं भाई। भेड़, बकरी, ऊंट कौन से क्षेत्रों में पाले जाते हैं? तो ये आपके पास सहारा रेगिस्तान है, एशिया रेगिस्तान है, वहां पे पाले जाते हैं। तिब्बत और एंडीज के पहाड़ी क्षेत्रों में, तिब्बत अपना देश जो, उसके पहाड़ी क्षेत्रों में यॉक, लामा तथा आर्कटिक और उप आर्कटिक क्षेत्रों में बारहसिंगा सबसे महत्वपूर्ण जानवर है। ये भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। कहने का मतलब ये जो क्षेत्र है यानी पहाड़ी क्षेत्रों में आपके पास योक और लामा पाला जाता है, जबकि आर्कटिक यानी बर्फीले क्षेत्रों में, आर्कटिक क्या है? बर्फीला क्षेत्र है, उसमें आपके पास क्या है? बारहसिंगा पाला जाता है। बारहसिंगा क्या होता है कि बर्फ में आसानी से चल लेता है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है बारहसिंगा। तो ये पशुपालन समझ में आया होगा। आगे देखो, थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक बने। देहाती खानाबदोशी 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से जुड़ी है भाई। ध्यान से समझना, खानाबदोशी मतलब जो घुमंतु जनजाति है वो आपके पास 3 क्षेत्रों से महत्वपूर्ण जुड़ी है। ये क्षेत्र मैं समझाऊंगा। कोर क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तटों से पूर्व की ओर अरब प्रायद्वीप के पार मंगोलिया और मध्य चीन तक फैला हुआ है भाई। ये क्षेत्र किसके लिए भाई? पशुपालन। कोर क्षेत्र, कोर क्षेत्र मतलब मुख्य क्षेत्र जो है पशुपालन में, मैं बात बता रहा हूँ भाई। पशुपालन में जो मुख्य क्षेत्र है वो कौन सा है? उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तटों से, उत्तरी अफ्रीका समझाऊंगा अभी कहाँ पे, और अरब प्रायद्वीप के पार मंगोलिया और मध्य चीन तक फैला हुआ है। इसके बाद में बात करें दूसरा क्षेत्र यूरेशिया के टुंड्रा क्षेत्र है भाई। टुंड्रा क्षेत्र तक फैला हुआ। टुंड्रा कौन सा? वो बर्फीला क्षेत्र जो बिल्कुल अपने पास ध्रुव के पास है, उत्तरी ध्रुव के पास। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप पर छोटे क्षेत्र हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। ग्रीष्मकाल में मैदानी क्षेत्रों में से पहाड़ों पर स्थित चारागाहों की ओर और शीतकाल में पुनः पहाड़ी चारागाहों से मैदानी क्षेत्रों की ओर प्रवास की प्रक्रिया को ट्रांसह्यूमन्स के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना, नाम ट्रांसह्यूमन्स क्या होता है? तो अपने पास क्या होता है कि ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों पर स्थित चारागाहों की ओर तथा शीतकाल में पुनः पहाड़ी चारागाहों से मैदानी क्षेत्रों की ओर प्रवास की प्रक्रिया को ट्रांसह्यूमन्स कहते हैं। ये आ सकता है ट्रांसह्यूमन्स किसे कहते हैं? हिमालय जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भोटिया लोग गर्मियों में अपने पास मैदानों से पहाड़ों की ओर तथा सर्दियों में ऊंचे चारागाहों से मैदानों की ओर पलायन करते हैं। ये वो जातियां हैं जो आपके पास क्या है, अपने पास वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों पे रहती है। फिर वो अपने पास यानी समय के अनुसार वो अपने पास क्या करते रहते हैं, वो जो यात्रा वो करते रहते हैं भाई। टुंड्रा क्षेत्रों में खानाबदोश चरवाहे गर्मियों में दक्षिण से उत्तर की ओर तथा सर्दियों में उत्तर से दक्षिण की ओर चले जाते हैं। ये अपने पास चलायमान आती है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या आता है आप लोगों के पास? वाणिज्यिक पशुधन आ जाता है भाई। वाणिज्यिक पशुधन कौन सा होता है? जिसमें अपन पैसे कमाने के लिए, व्यवसाय के लिए करते हैं। देखो, व्यावसायिक पशुपालन स्थायी पशुपालन फार्मों पर किया जाता है। स्थायी यानी जैसे अपने बड़ा फर्म है, बड़ी कंपनी वो स्थापित कर ली। जैसे ये फार्म बड़े क्षेत्रों में फैले होते हैं, बड़े क्षेत्रों में, बिगहा जिसे बड़े कहते हैं, हेक्टेयर में, कई भागों में बैठे होते हैं, जहाँ चराई को नियंत्रित करने के लिए बाड़े लगाई जाती है। जब एक भाग की घास चर ली जाती है तो पशुओं को दूसरे भाग में ले जाया जाता है। यानी कहने का मतलब 100-200 बीघा में अपने पास क्या करते हैं, भाग को आधा रखते हैं। पहले इस भाग में रखते हैं, बाद दूसरे भाग में ले जाते हैं, है ना। ध्यान से समझना रहे। महत्वपूर्ण पशुओं में भेड़, मवेशी, बकरी और घोड़े शामिल हैं। ये ध्यान में रखना। वाणिज्यिक पशुपालन में अगर बात करें तो भेड़ आ जाती है, मवेशी आ जाते हैं, बकरी आ जाती है, घोड़े आ जाते हैं, ये आते हैं। मांस, ऊन, खाल और चमड़े जैसे उत्पादों को वैज्ञानिक तरीके से संसाधित और पैक किया जाता है और विभिन्न विश्व बाजारों में निर्यात किया जाता है। ये सभी पशुओं से प्राप्त है। तो देख लो, पशुपालन में पशुओं का पालन वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है। वैज्ञानिक आधार से किया जाता है भाई। न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, ये क्षेत्र अपन पढ़ेंगे अब। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण देश है जहाँ वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। ये दोनों चीजें हम अब अपने पास क्या है, मैप में देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद में कृषि शुरू हो
हो जाती है। इसके बाद में देखो बात करते हैं, है ना, ये बात अपनी ज़रूरी है समझना। अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, इसके बारे में चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण वही है जो अपने पास क्या है, एक स्थान से खानाबदोशी जिसको अपन कहते हैं। खानाबदोश पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, अभी पढ़े थे, तो इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। इसमें अपन ने बात करी थी खानाबदोशी में कि कहाँ कहाँ उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तटों पर फैले हुए हैं, तो ये समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो ये रहा आपके पास क्या है, उत्तरी अफ्रीका, ये है कि नहीं, ये रहा उत्तरी अफ्रीका। यहाँ पे ये सारा क्षेत्र है वो आपके पास क्या है, इसमें चलवासी पशु जो कहते हैं, जिसको अपन कहते हैं, वो फैले हुए हैं। कहाँ पे, ये देखो उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तटों पे पूर्व की ओर अरब प्रायद्वीपीय, पार मंगोलिया और मध्य चीन तक फैला हुआ है। तो ये मैंने समझा दिया भाई आप लोगों को, ये मध्य चीन तक ये क्षेत्र यहाँ से शुरू होता है ना, ये सारा क्षेत्र का है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से चलता हुआ अपने पास चलता हुआ सारा यहीं पे सम्मिलित होता है। ये सारा अपने पास क्या हो जाते हैं, वो क्षेत्र है जहाँ पे चलवासी पशुपालन किया जाता है, खानाबदोशी जनजाति है वो रहती है। ये क्षेत्र वो क्षेत्र आप लोगों के पास समझ में आ गया होगा। हाँ बिल्कुल। अब देखो आगे बात करें तो क्या आ जाता है, ये मंगोलिया बता दिया, मंगोलिया चीन के पास है भाई, वहाँ पे। दूसरा क्षेत्र है यूरेशिया के टुंड्रा क्षेत्र। टुंड्रा क्षेत्र वही है ऊपर वाला जो मैंने समझाया था, यही वो टुंड्रा क्षेत्र है जहाँ पे अपन ने क्या किया था, जो संग्रहण क्षेत्र किया था वो यही है भाई, टुंड्रा क्षेत्र यही आता है। तो यही आपके पास वहाँ पे मैंने समझाया था, कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे मैंने समझाया था कि नहीं समझाया था। तो ये टुंड्रा क्षेत्र भी है और यहाँ पे आपके पास क्या है, वो क्षेत्र है जिसमें अपने पास क्या, चलवासी पशु। और यहाँ पे आपके पास कौन सा, वो जो 12 सिंगा होता है ना, 12 सिंगा, वो अपने पास क्या है, पाला जाता है। 12 सिंगा, जिसके 12 सिंग होते हैं, क्योंकि वो अपने पास बर्फ पे चल सकता है, आसानी से चल सकता है, तो यह आ जाता है। इसके बाद में बात करें तो कौन सा आता है, हाँ, यूरेशिया के टुंड्रा क्षेत्र आ गया। उसके बाद में दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप समूह है, ये भी बात कर लेते हैं कहाँ पे है। तो ये रहा अपने पास, ये रहा दक्षिणी पूर्वी, है ना, बिल्कुल सारी बातें समझाने वाला हूँ, चिंता मत करो। एक तो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बात करते हैं, ये मेडागास्कर द्वीप है भाई, क्या है ये मेडागास्कर है। कोई पूछ ले मेडागास्कर कहाँ पे, तो ये दक्षिणी अफ्रीका जो है, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है, उसके अपने पास पूर्व की तरफ है। ये ध्यान से समझना, यहीं से अपने पास वो आता है मानसून, अपने पास भारत में जो आता है ना अरब सागरीय, वो यहीं से उठ के आता है। ये बातें समझाऊंगा, मानसून में चलेंगे तब। और ये क्षेत्र कौन सा है अफ्रीका में, तो ये क्षेत्र भी समझाना जरूरी है। अफ्रीका में चलते हैं, चलो अफ्रीका में चले तो ये आपके पास आ जाता है कहाँ, ये रहा। इस क्षेत्र में आए तो अंगोला आ जाता है, नामीबिया आ जाता है, ये क्षेत्र है भैया आप लोगों के पास, है ना। ये कौन सा क्षेत्र, लौंडा, ये सारे अपने पास यहीं पे सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये क्षेत्र आपको ध्यान से समझ लेना है, कहाँ पे, ये जो क्षेत्र है दक्षिण की तरफ से चले तो ये नामीबिया, ये सारा क्षेत्र इसमें सम्मिलित होता है। अब आगे चलते हैं अपने पास, कहाँ, दूसरा बताया था मैंने कौन सा, वाणिज्यिक। अगर वाणिज्यिक की बात करें तो अपने पास वाणिज्यिक कहाँ पे आता है, ये वाणिज्यिक ही है बिल्कुल। वाणिज्यिक पशुधन की बात करें तो कहाँ पे है, ये बात करें तो आपके पास आता है, कहाँ चलते हैं, कहाँ कहाँ देखा था आपने, हाँ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये अपने पास है। तो इनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ये कहाँ कहाँ पे है। तो देखो आपके पास आ जाता है अपने पास उत्तरी अमेरिका, सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये क्षेत्र जो है ये आपके पास क्या आ जाता है, पशुपालन में आ जाता है। तो ये आपके पास क्षेत्र है। अभी ये पूछोगे सर यहाँ पे देश कौन कौन से हैं, तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से देश हैं। तो अपने पास चलते हैं कहाँ पे, ये रहा आपके पास, ये आ जाते हैं यहाँ पे, है ना, बिल्कुल सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो ये कहाँ है, उत्तरी अमेरिका का ये क्षेत्र है। तो उत्तरी अमेरिका का अगर ये क्षेत्र है तो आपके पास ये क्षेत्र कौन सा आ जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिल्कुल ये रहा भाई आपके पास, ये क्षेत्र यहाँ पे आ जाता है। तो इस क्षेत्र को ध्यान में रखना। पशुपालन, कोई पूछे उत्तरी अमेरिका में आपने पशुपालन को दर्शाना है तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में इस क्षेत्र में समझाना है, यहाँ पे नहीं समझाना है। इसीलिए आपके पास वो जो मैप होता है, जो प्रश्न आता है, उसमें यही पूछते हैं कि निर्वाह कृषि क्षेत्र या वाणिज्यिक कृषि क्षेत्र अमेरिका को दर्शाइए। तो फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे मार्क कर देते हो तो गलत मान लेता है। आपको क्या करना होता है कि भाई यहाँ पे अपने पास क्या होता है, ये पशुपालन यहाँ पे हो रखा है, तो फिर अपन यहीं पे दिखाएंगे, ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करेंगे तो अपने इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं, ये क्षेत्र आ जाते हैं। इस क्षेत्र की बात करें तो ये कौन सा है भाई, ये बात करें तो आप लोगों के पास मैक्सिको आ जाता है ना। ये देखो ये सारा अपने पास क्या आ जाता है, इस क्षेत्र में आ जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स और ये सारे इसमें सम्मिलित हो जाते हैं।
चलो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए, आगे वाले प्रश्न में मैप समझाएंगे, चिंता मत करो। इसके बाद में हमने बात क्या करी थी, इसके बाद में हमने बात करी ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका। बिल्कुल इसमें चलते हैं। तो देखो ये अपने पास आ जाता है यहाँ पे, इस क्षेत्र में है वो उरुग्वे वो सारा। ऑस्ट्रेलिया ये रहा भाई, ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको पशुपालन वाणिज्यिक पशुपालन दर्शाना हो तो वो यहाँ पे दर्शाना है। इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका में क्या क्या बताया था वहाँ पे देख लेते हैं। इसमें अगर संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण, उरुग्वे, अर्जेंटीना, ये सारे अपने पास वहाँ पे देख लेंगे, मैप में और भर देंगे। इस क्षेत्र में भी होता है भाई, इस क्षेत्र में मैंने समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, इस क्षेत्र में भी है। तो इस क्षेत्र में क्या है अभी देख लेते हैं। अफ्रीका में इस क्षेत्र में अपने पास क्या आता है भाई, हाँ ये अंगोला आ जाता है, नामीबिया, जामीबिया, जाम्बिया वगैरह जो है वो सारे इसी में आ जाते हैं भाई। तो ये बाद में आपको देश के हिसाब से भी समझाऊंगा, चिंता मत करो, हर चीज़ समझाने वाला हूँ मैं। ये आ जाता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। देखो ये वाणिज्यिक हो गया, इसके बाद में ये कौन सा आ गया, ये आदिकालीन निर्वाह कृषि। अच्छा ये कृषि आ गई भाई, कृषि में भी इंपॉर्टेंट आते हैं आप लोगों के पास। अब यहाँ पे अपने पास पशुपालन समझ में आ गया होगा, तो बात करते हैं अपने कृषि के बारे में। बताया था नहीं कि कृषि भी अपनी प्राथमिक क्रिया है, क्योंकि प्राथमिक क्रिया ही तो पढ़ रहे हैं, तो प्राथमिक क्रिया से जितनी भी अपनी गतिविधियां वो सारी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करो। कृषि की बात करें तो खेती के तरीकों के आधार पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, पशुधन पाला जाता है। ये अपने पास क्या हो जाती है, कृषि। कृषि में अपने पास खेती और पशुपालन दोनों को शामिल किया जाता है। ये बात थोड़ी सी बात आपको ध्यान में भी रखनी है। देखो सबसे पहले बात करें निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या होती है, जो अपने खाने पीने का आधार बनती है, जो अपने जीवन का आधार बनती है, वो निर्वाह कृषि होती है। जीवन का आधार मैं लिख ही देता हूं ना, जीवन का आधार, जीवन का आधार जो बनती है वही अपने पास निर्वाह कृषि होती है। क्या होती है, निर्वाह कृषि होती है। पढ़ते हैं, देखो क्या निर्वाह कृषि वह है जिसमें कृषि क्षेत्र स्थानीय स्तर पर उगाए गए सभी या लगभग सभी उत्पादों का उपभोग करते हैं। ये वही बात बता दी, जीवन का आधार है, जो भी हम उगाते हैं उनको खाने में काम में लेते हैं, वो सारी आती निर्वाह कृषि में आती है। इसे दो श्रेणियों में बांटा गया भाई, ध्यान में रखना। निर्वाह कृषि को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन से हैं, ये अपने पास आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। अब ये आदिम निर्वाह कृषि क्या होती है, ये भी बात करने वाले हैं। आदिम निर्वाह कृषि वो होते हैं जो प्राचीन समय से, यानी जब अपने पास आदि मानव थे, हम अपना विकास नहीं हुआ था, उस समय की बात कर रहा हूँ। गहन निर्वाह कृषि क्या होती है, जो बहुत ही विस्तृत जनसंख्या अपने पास, जैसे अपन भारत की बात करेंगे, बांग्लादेश की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे। ये मैंने अपने मैथ की क्लास में भी समझाया था, लेकिन आप लोगों ने समझा नहीं है, वो समझना जरूरी है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे आदिम निर्वाह कृषि के बारे में। ये क्या होती है सर, आदिम निर्वाह कृषि बता देते हैं। देखो क्या है आदिम निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशेष रूप से अफ्रीका में, देखो ध्यान से सुनना, दक्षिणी और मध्य अमेरिका में, ये भी बात करेंगे, दक्षिणी पूर्वी एशिया के कई जनजातियों द्वारा व्यापक रूप से अपनाई जाती है। जाहिर सी बात है, प्राचीन स्तर की जो कृषि है, जो अपने पास आदिम जनजातियां जो अपनाती है, वही अपने पास इसमें आती है, ये आ जाती है। चलो बात करेंगे अपने इस क्षेत्र में। स्थानांतरित कृषि को श्लेष और वर्ण कृषि भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखना भाई। स्थानांतरित कृषि को श्लेष और वर्ण कृषि भी कहा जाते हैं, क्योंकि वनस्पति को आमतौर पर आग से साफ किया जाता है, वर्ण का मतलब जलाना है ना, और राख मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। सीधी सी बात है, मैं बता देता हूँ इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल। यानी कहने का मतलब है, जहाँ पे घास फूस है, झाड़ियाँ वगैरह है, छोटी छोटी उगी हुई होती है, उनको क्या करते हैं, वो जलाते हैं। किसान वगैरह जो जनजाति वगैरह, तो वो वहाँ जहाँ पे रहती है उसको जलाती है। जलाने से वो राख बनती है, और राख से अपनी पृथ्वी की उर्वरता बढ़ती है, उपजाऊपन बढ़ता है। तो इससे क्या होगा, उनको फायदा होगा, लेकिन इसका नुकसान भी होता है, वो समझाऊंगा। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभिन्न नामों से प्रचलित है, जैसे भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में झूमिंग, याद रखना भाई, स्लेश और बर्न के बारे में बात कर रहा हूँ, झूमिंग, और मध्य अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा, ये ध्यान में रखना नाम, मिल्पा, तथा इंडोनेशिया और मलेशिया में इसे लडांग कहते हैं। ये अपने पास लदांग भी होता है भाई, क्या होता है, लदांग, है ना। ये दोनों नाम कोई भी हो ध्यान में रखना, मैंने बता दिया भाई। ये नाम किसके हैं, आदिम निर्वाह कृषि, जो अपने पास क्या होती है, श्लेष या वर्ण कृषि होती है, उसको कहते हैं। झूमिंग कृषि क्या होती है, कोई पूछ ले आपसे,
कि झूमिंग कृषि किसे कहते हैं। झूमिंग कृषि वो होती है जिसमें अपने पास जनजातियां हैं, वो घास फूस को जलाकर उस क्षेत्र के जो हरे भरे जो पौधे होते हैं, जो अपने पास है सत्यानाशी या जो घास फूस जो भी होता है उसको जलाकर राख बनाते हैं, राख का उपजाऊपन बढ़ाती है, उसको झूमिंग कृषि कहते हैं। मध्य अमेरिका और मेक्सिको में इसे मिल्पा और इंडोनेशिया और मलेशिया में इसे लादांग या लदांग कहते हैं। याद रखना भाई। स्थानांतरित कृषि की मुख्य समस्या यह है कि विभिन्न भागों में उर्वरता की हानि के कारण झूम का चक्र कम होता जाता है। जाहिर सी बात है, सीधी सी बात, जो नुकसान है वो यही है। ये मान के चलो, मैं अपने पास जनजाति यहाँ पे इस जंगल में रह रही है, यहाँ पे घास फूस को जला दिया उन्होंने, जो झाड़ियाँ उगी उनको जला दिया। अब जब दोबारा वहाँ पे उगेगी और जब उनको दोबारा जलाएंगे तो एक ही स्थान पे 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, तो उसकी उर्वरता यानी उपजाऊपन घट जाता है। ये होता है अपने पास स्थानांतरित कृषि का सबसे बड़ा नुकसान। अब ये क्षेत्र कहाँ पे है, ये क्षेत्र देखते हैं। अभी आगे अगर नहीं है तो आगे गहन निर्वाह कृषि है भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने ये जो अफ्रीका, दक्षिणी और कहाँ पे किया जाता है वो समझना जरूरी है आप लोगों के लिए, तो वो मैं समझा देता हूँ। ये कौन सी आदिकालीन निर्वाह कृषि है, तो ये देखो अपने पास कहाँ पे, ये रहा दक्षिणी अमेरिका, इसमें भी मैंने बता दिया आप लोगों को, ये क्षेत्र भी समझाया हुआ है, अभी समझा दिया मैंने, इसमें भी की जाती है आदिम निर्वाह कृषि। ये अपने पास यहाँ पे अफ्रीका है, तो ये अफ्रीका ये देख लेना। ये अपने पास क्या है, क्या है यहाँ पे भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे भी अपने पास क्या है, ये कृषि की जाती है, तो उत्तर पूर्वी भाग आ जाता है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है, ये छोटे छोटे क्षेत्र है, यहाँ पर भी अपने पास आदिम निर्वाह कृषि की जाती है। अब वो क्षेत्र कौन से हैं तो उसके बारे में छोटी सी बात बताएं तो ऑस्ट्रेलिया के उस तरफ देखो, ये रहे छोटे छोटे देश जो है वो सारे अपने पास। इंडोनेशिया क्षेत्र, हाँ शायद उसमें इंडोनेशिया नाम आया था, तो ये इंडोनेशिया क्षेत्र है आप लोगों के पास, है ना, तो ये आपके पास हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, जिनको ध्यान रखोगे तो ये याद रखोगे रहे। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आती है आपकी गहन निर्वाह कृषि। ये क्या होती है सर, जो अपने पास विस्तृत जनसंख्या, बहुत ही बड़ी जनसंख्या होती है, उनका भरण पोषण के लिए जो कृषि की जाती है वो गहन निर्वाह कृषि होती है। इस प्रकार की कृषि मुख्यतः मानसून एशिया की घनी आबादी, घनी यानी बहुत ही घनी आबादी है, अपना भारत बहुत बड़ा है, भारत में बहुत घनी आबादी है वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। गहन निर्वाह कृषि 2 प्रकार से होती है भाई, गहन निर्वाह कृषि भी 2 प्रकार की होती है। गहन निर्वाह कृषि जिसमें आर्द्र धान की खेती का प्रभुत्व है, इस प्रकार की कृषि की विशेषता चावल की फसल का प्रभुत्व है। यानी कहने का मतलब है इस प्रकार में अपने पास जो भारत की जो जनसंख्या है मोस्टली अपने पास, ये मान के चलो मैं वहीं पे समझाता हूँ आप लोगों को, है ना। यहाँ पे अब डुप्लीकेट बनता नहीं है ना मेरे से, हम भारत में चलते हैं अपने पास, ये भारत आ जाता है यहाँ पे, है ना, ये आ गया भारत। अब अपनी जनसंख्या कहाँ पे है आप लोगों को पता है, तो अपनी जो भारत की जनसंख्या है वो मोस्टली अपने पास इस क्षेत्र में आ जाती है भाई, इस क्षेत्र में आती है। ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे अपने पास नदियाँ भी आती है, गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र भी है, यानी नदियों का भी बौछार है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने पास चावल की ज़्यादा खपत होती है, चावल अधिक मात्रा में यहीं पे होता है। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद में बात करें तो ये मैंने बता दिया भाई, यहाँ पे क्या बताया मैंने, अधिकांश, हाँ, पर चावल के कहाँ पे, जनसंख्या के उच्च घनत्व के कारण भूमि जोत बहुत छोटी है। भूमि जोत क्या होती है सर, अरे जनसंख्या अपने पास चलते हैं यहाँ पे, फिर वापस वहीं पे चलते हैं। ये मान के चलो अपने पास यहाँ पे जनसंख्या, जनघनत्व अधिक है, जनघनत्व जैसे बिहार है अपने पास, उत्तर प्रदेश है, यहाँ का जन, पश्चिम बंगाल है, यहाँ का जनघनत्व तो बहुत है, लोग बहुत है यहाँ पे, लोग अधिक है तो जमीन कम है, और जमीन कम है तो ये मान के चलो इतनी जमीन में यहाँ पे अगर अपने पास जनसंख्या बसी हुई है तो खेती कहाँ पे करेंगे, तो ये जोत का आकार होता है, जोत का आकार होता है भाई, ध्यान से समझ लेना। हाँ समझ में आया, नहीं आया तो आगे समझाऊंगा, चिंता मत करो, हर चीज समझाने वाला हूँ। हाँ इसके बाद में क्या है, हाँ मशीनों का उपयोग सीमित है और अधिकांश कृषि कार्य शारीरिक श्रम द्वारा किए जाते हैं, मशीनों का उपयोग कम होता है भाई, जाहिर सी बात है, मनुष्य बहुत है, जहाँ पे मनुष्य अधिक है वहाँ पे काम मनुष्य के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा प्रति इकाई क्षेत्रफल उपज अधिक होती है लेकिन प्रति श्रमिक उत्पादकता कम होती है, ये बात ध्यान में रखने वाली बात है भाई, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल जो उपज है वो तो अधिक हुआ है, ये करने का मतलब इस क्षेत्र में अपने पास जो है, ये मान के चलो अपने पास 100 बाई 100 का प्लॉट है, इसमें अपने पास उत्पादकता तो बहुत होती है, बहुत होता है भाई, इसके जो जमीन है उसकी मात्रा से अधिक होता है भाई, कि 100 वर्ग गज में इतना हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे होता है। मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, बीघा की बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो आदमी है ना उनके जितना नहीं होता भाई, यही बात ये समझा रहा है, प्रति श्रमिक उत्पादकता कम होती है, यहाँ पे काम बहुत करते हैं लेकिन उनके हिसाब से कम है, तो ये बात आपको ध्यान में रखने वाली बात है भाई, है ना। आगे चलते हैं, देखो
धान के अलावा अन्य फसलों पर आधारित गहन अवतलन कृषि उत्तरी चीन, ये चीनी में भी चलेंगे, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया और उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ और ज्वार उगाए जाते हैं। भारत में सिंधु गंगा, जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, जो लाइन खींची थी ना नदी तंत्र के मैदानों में पश्चिमी भागों में गेहूं उगाया जाता है और पश्चिमी भाग तथा दक्षिणी भारत के शुष्क भागों में बाजरा उगाया जाता है। ये आपके पास गहन निर्वाह कृषि में आ जाता है। इसके अलावा इसमें है नहीं तो बागान कृषि आ जाती है, तो कोई बात नहीं है, ये ध्यान से सुनना भाई, अंतर भी पूछेगा, बागान कृषि क्या है, गहन कृषि क्या है अपने पास। इसके अलावा अपने जो पढ़ा है आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि में अंतर भी पूछ सकता है, प्रश्न भी तैयार किए, चिंता मत करो। हाँ, ये समझने से पहले थोड़ी सी देर अपन चलते हैं अपने मैप में, जो मैंने समझाया है वो समझना जरूरी है। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र है, हाँ ये, तो इसमें मैं वहाँ पे समझा देता हूँ मैप में, जिससे क्या आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। ये कौन सी है, ये आदिम निर्वाह कृषि हो गई। इसके अलावा बात करें अपने पास तो ये आ जाती है गहन निर्वाह कृषि। तो ये देखो, ये जो क्षेत्र बना डार्क कर रखे हैं, ये आपके पास गहन निर्वाह कृषि से, जहाँ पे जनसंख्या अधिक है भाई, है ना। तो ये यहाँ पे ये क्षेत्र अपने पास क्या जनसंख्या में अधिक है, यहाँ पे मैंने समझा दिया, ये क्षेत्र आ जाता है। ये सारा क्षेत्र अपने पास क्या है, गहन निर्वाह कृषि में आता है, क्योंकि यहाँ की जनघनत्व बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या आती है आपके पास, बागान कृषि। अब ये बागान कृषि क्या होती है, तो बागान मैंने शुरू में बता दिया फलों के उत्पादन से संबंधित होती है। अब इसमें क्या क्या होता है वो देखो, पढ़ते हैं। बागानी कृषि की शुरुआत यूरोपीय लोगों द्वारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित उपनिवेशों में की गई थी। उपनिवेशिक देश कौन से होते हैं, जो अपने पास पहले दूसरे देश के गुलाम थे या जिस पे अपने पास दूसरे देशों का कब्जा था, फिर वो आज़ाद हो गए, वो उपनिवेशों में आते हैं, वो अलग मैटर बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बागान फसलें हैं, जैसे जिसमें चाय आती है, कॉफी आती है, कोको आता है, रबर, कपास, तेल पाम आता है, गन्ना, केले, अनानास, ये सारी बातें अपने किसमें सम्मिलित होती हैं, ये सारे आपके पास बागान कृषि में शामिल होते हैं। पूछ सकता है गहन निर्वाह कृषि और बागान कृषि में अंतर क्या है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। बागान कृषि की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है भाई, ध्यान से समझना। बड़ी संपदाएं या बागान होते हैं, बाग बड़े बड़े होते हैं, बड़ा पूंजी निवेश भी होता है भाई, बहुत विस्तार पे अपने पास क्या पैसे खर्च करने पड़ते हैं। प्रबंधकीय और तकनीकी सहायता भी चाहिए होती है। ये मान के चलो, मैं ये बताता हूँ कि जैसे मौसमी या अपने पास संतरे की खेती करनी है मुझे, तो बड़ा क्षेत्र चाहिएगा। अब मैं संतरा तो आज उगाऊंगा, उसके लिए मुझे खर्च करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे मशीनें लानी पड़ेगी, उसके लिए मुझे देख रेख करनी पड़ेगी, तो वो मुझे आज ही थोड़ा ना देना शुरू कर देगा, वो तो मुझे 5 साल बाद में देना शुरू करेगा। तो 5 साल तक मुझे कितना खर्च करना पड़ेगा, ये सोच के देखो आप लोग। यही बात है, खेती के वैज्ञानिक तरीकों से करनी ही पड़ेगी। एकल फसल विशेषज्ञता, एकल फसल विशेषज्ञता क्या होती है, जैसे मुझे एक बाग लगाया मैंने, तो वहाँ पे मैं संतरे की खेती कर रहा हूँ, तो वो एक ही उगाना पड़ेगा मुझे, वो होता है। सस्ता श्रम हो सकता है भाई, हमें आमतौर पर लोग हैं वो मिल जाते हैं। परिवहन की एक अच्छी प्रणाली जो संपदाओं को कारखानों और उत्पादों के निर्यात के लिए बाजारों से जोड़ती है, ये भी जरूरी होता है। यानी कहने का मतलब ये विशेष बात है कि अपने पास, जैसे मैंने यहाँ पे संतरे का उत्पादन कर रहा हूँ, या कि अपने बात करते हैं चाय की, आसाम में चलते हैं, आसाम में घुमा दो सर, घुमा देते हैं। देखो आसाम से चाय है, वो पूरे भारत में होती है, तो पूरे भारत को जोड़ेगी कि नहीं जोड़ेगी, कहाँ से आई, बोले सर आसाम की चाय है, तो आसाम से जुड़े कि नहीं जुड़े, तो वो आता है इसमें। अब ये कहाँ देखो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आती है, तो देखते हैं एक बार आती है कि नहीं आती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बागान कृषि है कि नहीं है बिल्कुल। वाणिज्यिक नहीं, ये नहीं है भाई यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं इसमें आगे क्या दिया हुआ, आगे कौन सी आती है, महत्वपूर्ण बागान फसलें कौन सी है, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है भाई। देखो पश्चिम अफ्रीका में कोको तथा कॉफी का बागान होता है, ध्यान में रखना, पश्चिमी अफ्रीका की बात कर रहा है। तो पश्चिमी अफ्रीका कहाँ पे, अभी बताते हैं। भारत और श्रीलंका में चाय के बागान, ये भी मैं बता देता हूँ। मलेशिया के में रबर के बागान, बढ़िया है। वेस्ट इंडीज में गन्ना और केले के बागान, ये भी है। फिलीपींस में नारियल और गन्ने के बागान हैं। इंडोनेशिया में गन्ना बागान है। ब्राजील में कुछ कॉफी फेजेंडा बड़े बागान, फेजेंडा क्या होते हैं, कॉफी के बागान होते हैं। आज अधिकांश बागानों का स्वामित्व संबंधित देशों की सरकार या नागरिकों के हाथों में चला गया है। सीधी सी बात है भाई, कहने का मतलब है जब आप लोगों के पास, अगर आप लोग कुछ कार्य कर रहे हो तो उसका स्वामित्व आप अपने पास रखना चाहते हो, तो ये आपके पास क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण बागान फसलें हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करें तो व्यापक वाणिज्यिक अनाज की खेती। व्यापक वाणिज्यिक अनाज की खेती क्या होती है रे,
वो ये होती है कि विस्तृत स्तर पर, विस्तृत क्या होता है, बड़ा क्षेत्र जो होता है, बड़े क्षेत्र पर आपको क्या है अपने पास अनाज का उत्पादन करना होता है। अब देखो बात करते हैं क्या होती है। देखो वाणिज्यिक अनाज की खेती मध्य अक्षांशों की अर्ध शुष्क भूमि के आंतरिक भागों में की जाती है। ये बात करेंगे अपन, मैप में बात करेंगे, हर बात समझाने वाला हूँ, आप तो समझो। गेहूं यहाँ की मुख्य फसल है, हालांकि मक्का, जौ, जई और राई जैसी अन्य फसलें भी उगाई जाती है। इस क्षेत्र की व्यापक वाणिज्यिक यानी विस्तृत स्तर पे, अरे मैं भी क्या बोल रहा हूँ ना, यानी बड़े क्षेत्र पर है। हाँ, खेत का आकार बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़े क्षेत्र में होता है, इसलिए जुताई से लेकर कटाई तक की पूरी खेती मशीनीकृत है भाई। किसमें? व्यापक वाणिज्यिक कृषि की बात कर रहा हूं। प्रति एकड़ उपज कम है लेकिन प्रति व्यक्ति उपज अधिक है। कहने का मतलब अपने पास बड़ी जमीन है भाई, बहुत बड़ी जमीन है, ये मान के चलो 500 बीघा जमीन है। 500 बीघा जमीन में अपने पास क्या खेती कितनी होगी? कम होगी, लेकिन वहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं। ये मान के चलो अपने पास ये खेत है, यहाँ पे अपने पास 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम हो गए भाई, ये लो 10 लोग नहीं हुए, ये हो गए 10 लोग। अब ये 10 लोग काम तो करने हैं, तो इनके पास काम बहुत है भाई, ये इस क्षेत्र में कर रहा है, 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 ये यहाँ और बड़े क्षेत्र में काम कर रहा है, तो इनके हिसाब से तो बहुत है, इनके हिसाब से तो बहुत है। लेकिन इस भूमि के हिसाब से क्या है? कम है। तो वही ये समझा रहा है, यहाँ पे समझा दिया। हाँ, प्रति एकड़ उपज कम है, एकड़ में कम है भाई, यानी एकड़ में बहुत सारी होनी चाहिए थी ना, लेकिन यहाँ पे कम है। और लेकिन प्रति व्यक्ति उपज, यानी एक आदमी बहुत काम कर सकता है, सीधी सी बात है। यूरेशियन स्टेप्स, कनाडाई और अमेरिकी प्रेयरी, अर्जेंटीना के पंपास और दक्षिणी अफ्रीका के वेल्डस, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी मैदानों में पाया जाता है। ये मैदानों के नाम है भाई, स्टेप्स है, कनाडाई और अमेरिकी प्रेयरी क्षेत्र है, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र है, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्डस है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई डाउन्स हो सकते हैं, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी मैदान में पाया जाता है। ये सारे मैदानों के नाम है भाई, ध्यान में रखना। अब ये हो जाती है शायद मेरे हिसाब से, हाँ मिश्रित कृषि आ गई, तो पहले ये समझाना जरूरी है आप लोगों को। ये देखो जो बात बताई थी है ना, कहाँ पे? तो ये क्षेत्र जो है ना, यहाँ पे ये इसका क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है और ये क्षेत्र है। ये किसके क्षेत्र है भाई? ये आपके पास विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि के क्षेत्र में शामिल होता है। अब ये अपन बात करें सर ये कौन सा क्षेत्र है, तो देखो दक्षिणी अमेरिका के इस क्षेत्र में चलेंगे तो क्या आएगा? देखो दक्षिणी अमेरिका के इस क्षेत्र में चलो भाई, दक्षिणी अमेरिका घुमा देते हैं आप लोगों को। सर कहाँ कहाँ पूरे वर्ल्ड का भ्रमण करवाओगे आप हमें? हाँ, पूरा ही करवाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये क्षेत्र है भाई, ये क्षेत्र है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं ये क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र क्या है अभी देख लेते हैं, है ना। ये क्षेत्र अर्जेंटीना वाला बताएगा, तो अर्जेंटीना में आ गए हम। अर्जेंटीना पहुंचा दिया सर, अर्जेंटीना में भी चलते हैं। चलो अर्जेंटीना में चले तो अपने पास मार डेल प्लाटा है, ये ला प्लाटा है, ये सारे अपने पास क्या है इसके नाम, अरे अपने नाम भी नहीं समझ में आएंगे ना। लेकिन ये जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? ये जो क्षेत्र है ये आपके पास उसमें आता है विस्तृत वाणिज्यिक कृषि में आता है भाई, तो ये आ गया होगा। अब आगे चलें तो क्या आता है अपने पास, और क्या बताया था उसमें? नहीं, उसी में है रे वो, तो यहाँ पे है वो, तो हाँ ये आ गया। ये अफ्रीका में चलते हैं, अफ्रीका घुमा देते हैं आप लोगों को। अफ्रीका घुमाएं तो चलो अफ्रीका घुमाएं भाई, तो ये रहा अफ्रीका इस क्षेत्र में। ये तो साउथ अफ्रीका भाई, अपना साउथ अफ्रीका का ये जो भाग है, ये जो भाग है विस्तृत वाणिज्यिक कृषि खेती के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे कर देंगे। ये क्षेत्र कौन सा है? तो अगर ये बताऊं तो ये क्षेत्र आप लोगों के पास आ जाता है। ये क्षेत्र बात करें तो केप टाउन है भाई, क्या है भाई? केप टाउन है, पोर्ट एलिजाबेथ है, ये क्षेत्र आप लोगों के पास आ जाता है, केप टाउन, है ना। सर कितना घुमाओगे? सारा घुमाएंगे आज मैं आप लोगों को सारा कुछ समझाऊंगा रहे। हाँ, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या है सर यहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में चलो, ये रहा ऑस्ट्रेलिया आप लोगों के पास। ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न है भाई, यहाँ पे क्या है? मेलबोर्न है। तो ये जो क्षेत्र है वो आपके पास आ जाता है विस्तृत वाणिज्यिक कृषि में आ जाता है। ठीक है सर, यहाँ पे भी चलो। इसके बाद में कौन सा था वो देखते हैं। इसके बाद में आपके पास अच्छा ये यूरेशिया, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में आ जाते हैं। तो ये अपने पास यूरोप और एशिया महाद्वीप आ जाते हैं, घुमा देते हैं भाई। कहाँ पे? ये रहा, ये जो क्षेत्र है यूरोप और एशिया महाद्वीप, कहाँ पे? ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपके पास मंगोलिया वगैरह का ये क्षेत्र आ जाता है भाई। समझ में आ गया? चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे चलें तो आगे आपके पास आ जाता है नेक्स्ट, मिश्रित कृषि क्या होती है। मिश्रित कृषि में जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों साथ में किए जाते हैं। देखो
कृषि का यह रूप दुनिया के अत्यधिक विकसित भागों में पाया जाता है, जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप की बात करेंगे, पूर्वी उत्तरी अमेरिका उसकी बात करेंगे, यूरेशिया के कुछ हिस्से और दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश, समशीतोष्ण जहाँ पे तापमान हमेशा समान रहता है वो होता है, उसके बारे में बात करेंगे। आमतौर पर इससे जुड़ी फसलें गेहूं, जौ, जई, राई, मक्का, चारा, जड़ वाली फसलें हैं। चारा फसलें मिश्रित कृषि का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। मिश्रित खेत आकार में मध्यम होते हैं। फसल चक्र और अंतर फसलीकरण मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिश्रित खेती की विशेषताएं हैं कृषि मशीनरी और भवन पर उच्च पूंजीगत व्यय, रासायनिक उर्वरकों और हरी खाद का व्यापक उपयोग तथा किसानों का कौशल और विशेषज्ञता होती है। ये सारी बातें भाई मिश्रित कृषि में आ जाती है। अब देखो बात करते हैं, डेयरी फार्मिंग आ गई तो पहले अपने पास क्या करेंगे, पहले ये समझेंगे, अपने पास क्या समझेंगे, ये समझना जरूरी है रे। विस्तृत वाणिज्य को पढ़ लिया अपन ने। हाँ, मिश्रित कृषि के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आ जाती है मिश्रित कृषि। चलो ये देखते हैं कहाँ, अरे कहाँ जा रहा है भाई तू, हाँ ये रहा, ये बात कर लेते हैं। तो ये देखो यूरेशिया का, ये यूरोप का जो उत्तरी भाग आ जाता है। इसके अलावा ये अमेरिका में आ जाता है, ये क्षेत्र आ जाता है, ये क्षेत्र आ जाता है, ये आ जाता है, ये आ जाता है। तो ये कौन से क्षेत्र है भाई, ये अपने पास साउथ अफ्रीका का आया ही था, अपने पास एलिजाबेथ था यहाँ पे शायद, तो ये अपने पास क्षेत्र आ जाते हैं। तो ये समझाना जरूरी है। अमेरिका में ये क्षेत्र कौन सा है, तो देखो ये बात कर लेते हैं। अमेरिका में इस क्षेत्र की बात करें, ये कौन सा, हाँ उत्तरी अमेरिका में बात करें तो ये रहा। उत्तरी अमेरिका में वापस चलते हैं भाई, हाँ ये रहा। तो अमेरिका ये रहा भाई, ये क्षेत्र है अपने पास, तो अमेरिका का आ जाता है। इसके बाद में बात करें तो ये क्षेत्र कौन सा है, इस क्षेत्र में बात करें तो ये क्षेत्र आपके पास यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे है, मेक्सिको के पास आ जाता है, समशीतोष्ण कटिबंध में आ जाता है। इसके अलावा बात करें तो और क्या आ जाता है, दक्षिणी अमेरिका में चलें तो ये शायद मैंने बता दिया था भाई, दक्षिणी अमेरिका में इसके पास ये कौन सा है, अभी दिखा देते हैं आप लोगों को, पोर्ट एलेग्री है भाई ये तो अपने पास, तो ये क्षेत्र है भाई। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देंगे अपन इसको, है ना। इसके अलावा बात करें तो और क्या था अपने पास, और अपने पास आ जाता है, ये बता ही दिया मैंने, ये आएगा क्षेत्र। तो बस बाकी सारी बातें अपन पढ़ लेंगे। मिश्रित कृषि हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग क्या होता है सर, तो देखो डेयरी फार्मिंग क्या होता है, जिसमें दूध उत्पादन के लिए पशु पाले जाते हैं। डेयरी दुधारू पशुओं के पालन का सबसे उन्नत और कुशल प्रकार है। डेयरी में अपने दूध भंडारण किया जाता है, संग्रहण किया जाता है दूध का। इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी लगती है। पशु भेड़ चारे के भंडारण की सुविधा है। चारा और दूध देने वाली मशीनें डेयरी फार्मिंग की लागत को बढ़ा देती है। यानी कहने का मतलब दूध देने वाली मशीनें नहीं, दूध अपने पास एक दूध बनाते भी नहीं कि बनाते हैं, फैक्ट्री लगती है, तो वो मशीनें लागत बढ़ा देती है भाई। पशु प्रजनन, स्वास्थ्य देखभाल और पशु चिकित्सा सेवाओं पर विशेष जोर दिया जाता है। बिल्कुल, यह अत्यधिक श्रमसाध्य कार्य है क्योंकि इसमें आहार देने और दूध देने में कठोर देखभाल की आवश्यकता होती है। पशुओं का देखभाल करनी पड़ती है, सीधी सी बात है भाई। अगर हमको कुछ चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत ही वो एक तरीका है जिससे आप सफलता हासिल कर सकते हो, अन्यथा सफलता के सपने नहीं देखने रहे। यह मुख्य रूप से शहरी और औद्योगिक केंद्रों के पास किया जाता है, जो ताज़ा दूध और डेयरी उत्पादों के लिए पड़ोस के बाजार में उपलब्ध कराते हैं। सीधी सी बात है, पास का क्षेत्र होना जरूरी है शहरों के। अगर दूर है अपने पास, कहें कि अपने पास कश्मीर से कन्याकुमारी दूध पहुंचाना, तो वो तो पहुंचते पहुंचते ही खराब हो जाएगा। तो पास निकटता होनी जरूरी है। वर्ष के दौरान कई ऑफ सीजन नहीं होता है, ऑफ सीजन तो नहीं है भाई। दूध का निर्माण प्रति वर्ष चलता है, प्रतिदिन चलता रहता है। ऐसे नहीं है कि अब फसल अपने पास बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं होगी, ऐसा नहीं है इसमें। परिवहन, प्रशीतन और पाश्चुरीकरण के विकास ने विभिन्न डेयरी उत्पादों के भंडारण की अवधि बढ़ा दी है भाई। यानी कहने का मतलब है अपने पास नए नए केमिकल वगैरह जो आ रहे हैं, उनसे अपने पास दूध को क्या कर लेते हैं, अपन संग्रहण कर सकते हैं, वो उनकी अवधि बढ़ गई है। व्यावसायिक डेयरी फार्मिंग के 3 मुख्य क्षेत्र है। सबसे बड़ा उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, दूसरा कनाडा है, और तीसरे क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया शामिल है भाई। ये क्षेत्र आ जाते हैं। तो ये क्षेत्र आपको मैंने बता दिए हैं, वहाँ पे समझाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं भूमध्य सागरीय कृषि। ध्यान से समझना, प्रश्न आ सकता है 100%। ये भूमध्य सागरीय कृषि क्या होती है सर, जो भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र, वहां पे जो कृषि होती है। देखो बात करते हैं भूमध्य सागरीय कृषि। यूरोप में भूमध्य सागर के दोनों ओर, मैंने बताया ना, दोनों ओर के देशों जैसे उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट
दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भागों में और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भागों में की जाती है। सीधी सी बात है, भूमध्य सागर में चलेंगे अभी। अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्र की एक विशेषता भाई, यानी अंगूर क्षेत्र विशेष रूप से उगाया जाता है, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। इसके अलावा निम्न गुणवत्ता वाले अंगूरों में किशमिश बनाई जाती है, यानी ये बिल्कुल एक ही है भाई, यहाँ पे है ना, निम्न गुणवत्ता वाले, यानी जो अपने पास कहते हैं ना कि ज़्यादा मीठे नहीं होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, बाद में उसकी किशमिश और बनाते हैं। इसके जबकि उच्च गुणवत्ता वाले अंगूरों से वाइन बनाई जाती है, बढ़िया क्वालिटी के अंगूर होते हैं उनसे शराब बना ली जाती है। इस क्षेत्र में जैतून और अंजीर का भी उत्पादन होता है। ध्यान से समझना भाई कि अंगूर के साथ जैतून और अंजीर का उत्पादन भी होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या आता है, बाजार बागवानी। चलो ये देखते हैं अपने पास मैप में है कि नहीं है, एक बार बाद में समझाते हैं आपको। अपने पास भूमध्य सागरीय कृषि है ना, भूमध्य सागरीय नहीं, डेयरी कृषि आ गई ये तो, चलो ठीक है, भूमध्य सागरीय कृषि नहीं है भाई, है ना, तो ये बाद में समझा दूंगा। अपने पास मैंने मैप के क्वेश्चन भी बनाया है। बाजार बागवानी और बागवानी क्या होती है? बाजार बागवानी बाजार के लिए और बागवानी अलग, दोनों अलग अलग चीज़ है भाई। बाजार बागवानी और बागवानी केवल शहरी बाजारों के लिए सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती और विशेषज्ञता रखती है। यानी कहने का मतलब है ये बाजार बागवानी वही होती है कि अपने पास तुरंत बाजार में पहुंचा देवे सामान। यह श्रम और पूंजी दोनों पर आधारित है तथा इनमें सिंचाई, उच्च उपज वाले बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों, ग्रीन हाउस और ठंडे क्षेत्रों में कृत्रिम तापन के उपयोग पर जोर दिया जाता है। याद रखना भाई, इस प्रकार की कृषि उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के घनी आबादी वाले औद्योगिक जिलों में अच्छी तरह से विकसित है। ये भूमध्य सागरीय है ना, उसमें समझा देता हूँ मैं, एक बार दिखाता हूँ भूमध्य सागर कहाँ पे है। तो ये देखो यहाँ पे सी पे भाई, तो ये देखो यहाँ पे ये मेडिटेरियन सी है ना, ये जो क्षेत्र है ये अपने पास आता है जहाँ पे भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। जैसे ये ट्यूनीशिया आ गया है, इसके दोनों तरफ के जो देश हैं वो यही अपने पास क्या करते हैं, अंगूर की खेती है वो विशेषता रखती है। तो जो भूमध्य सागर के आसपास के उत्तर के और दक्षिण के दोनों तरफ के देश हैं वो इस कृषि के लिए जाने जाते हैं। अब देखो बात करते हैं, ये बागानी कृषि के बारे में समझा दिया मैंने। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट आता है ट्रक खेती। सर ट्रक खेती क्या होती है? अरे जहाँ पर अपन साधन अपने सामान है ट्रक द्वारा पहुँचा सकते हैं जो जल्दी खराब होने वाले हैं, उसको ट्रक खेती कहते हैं। ध्यान से समझना, जिन क्षेत्रों में किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं वहाँ की खेती को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। सीधी सी बात है, जहाँ के या मान के चलो इस क्षेत्र के किसान है वो आपके पास केवल क्या करते हैं, सब्जी का उत्पादन करते हैं जो भी है अपने पास, और उसको इस बाजार में पहुँचाना होता है। तो ट्रक द्वारा इस बाजार में अगर वो 12 घंटे में पहुँचा देता है, यानी कि 12 घंटे में पहुँचा देता है, तो फिर वो अपने पास क्या हो जाती है, ट्रक फार्मिंग कह जाती है ना। ये ज़्यादा सोचने विचारने वाली बात नहीं। देखो हाँ, ट्रक फार्मिंग, वहाँ की खेती को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ट्रक फार्म की बाजार से दूरी उस दूरी पर निर्भर करती है जो एक ट्रक रात भर में तय कर सकता है, इसलिए इसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। फैक्ट्री फार्मिंग क्या होता है? देखो भाई, फैक्ट्री, इसका अभ्यास पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। सीधी सी बात है, ध्यान में रखने वाली। इसमें भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। इस प्रकार में पशुधन, मुर्गी पालन और मवेशियों का पालन खलिहानों और बाड़ों में किया जाता है। इन्हें निर्मित चारा खिलाया जाता है और बीमारियों से बचाव के लिए सावधानी पूर्वक निगरानी की जाती है। ये दोनों ध्यान में रखना, पूछ सकता है छोटे प्रश्नों में। सहकारी खेती क्या होती है? किसानों का समूह आधुनिक, अधिक कुशल और लाभदायक खेती के लिए स्वेच्छा से अपने संसाधनों को एकत्रित करता है भाई। सबसे पहली बात तो आ जाती है, यह इनपुट के प्रसंस्करण, उत्पादों को बेचने और सस्ती दरों पर गुणवत्ता वाले उत्पादों के प्रसंस्करण में मदद करता है। डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली आदि कई पश्चिमी यूरोपीय देशों में सहकारी आंदोलन सफल रहा है। ध्यान में रखना, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, स्वीडन है, इटली है आदि। इसके बाद सामूहिक खेती की बात करें, यह उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व और सामूहिक श्रम पर आधारित है। सामूहिक श्रम या कोलखोज, मॉडर्न कोलखोज रूस में होता है भाई। मॉडल पूरे सोवियत संघ, ये बात आ गया, में शुरू किया गया था। किसान अपनी भूमि, पशुधन और श्रम जैसे संसाधनों को एकत्रित करते हैं और उन्हें अपने उपयोग के लिए एक छोटा हिस्सा रखने की अनुमति दी जाती है, यानी आपस में मिलजुल कर खेती करते हैं। सीधी सी बात है, ये आ जाता है। नेक्स्ट आता है खनन। ये खनन क्या होता है? भूमि को खोद कर, जमीन को खोद कर जो अपने पास संसाधन निकाले जाते हैं वो खनन में आते हैं। पृथ्वी की सतह से या सतह के नीचे से खनिजों का निष्कर्षण खनन के रूप में किया जाता है। वो बात सीधी सी बात है। खनन का वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के साथ शुरू हुआ और इसका महत्व लगातार बढ़ रहा है। खनन गतिविधि को प्रभावित करने वाले कारक है भाई।
इस प्रकार खनन कार्यों की लाभप्रदता को दो मुख्य कारकों पर निर्भर करती है। भौतिक कारकों में जमाव का आकार, श्रेणी और घटना का तरीका शामिल है, और आर्थिक कारक और जैसे खनिज की मांग, उपलब्ध और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजी तथा श्रम और परिवहन लागत आती है। यह आपका शायद चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं, थोड़ा सा और बाकी है भाई, बढ़ाएंगे। क्या है, खनन के तरीके भी बता देता हूं। अयस्क की उत्पत्ति के तरीके और प्रकृति के आधार पर खनन को दो प्रकार का होता है, अयस्क और उसके आधार पर। सतही खनन जो सतह पे मिल जाता है भाई, यह सतह के निकट खनिजों के खनन का सबसे आसान और सस्ता तरीका है, ऊपरी लागत कम होती है, सीधी सी बात है। भूमिगत खनन, इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति सतह के बहुत नीचे होता है। इसमें लोगों और सामग्रियों की सुरक्षा और कुशल आवाजाही के लिए लिफ्ट, ड्रिल, ढुलाई वाहन और वेंटिलेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है। यह तरीका जोखिम भरा है, इसमें जहरीली गैसें, आग व बाढ़ जैसी समस्याएं हो सकती है। अरे 200 किलोमीटर नीचे जाएंगे, 200 मीटर नीचे जाएंगे, 500 मीटर नीचे जाएंगे, 1000 मीटर नीचे जाएंगे, तो वहां पे खतरा तो है ही। विकसित अर्थव्यवस्थाएं उच्च श्रम लागत के कारण खनन, प्रसंस्करण और शोधन उत्पादन चरणों से पीछे हट रही है, जबकि बड़ी श्रम शक्ति वाले और उच्च जीवन स्तर के लिए प्रयासरत विकासशील देश अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। सीधी सी बात है भाई, जो विकासशील देश है वो ज्यादा खनन कर रहे हैं, जो विकसित है वो कम कर रहे हैं। अब ये चैप्टर, हाँ यहाँ पे ये चैप्टर है अब आपका कंप्लीट हो गया होगा, हो गया। अब इस चैप्टर के जो प्रश्न वो अभी पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न मैंने बनाए हैं और जो नोट्स मैंने बनाए हैं 100% है, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आना है। तो ये जो मैंने समझाया है, जो मैंने मैप समझाया है, उनको आसानी से समझना है। अब चलते हैं, देखो इसके सबसे पहले हम बात करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में, उसके बाद में अपने लघुतरात्मक और दीर्घ जो क्वेश्चंस है उनके बारे में बात करने वाले हैं। अब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, इसमें अब समझाने वाली बात नहीं है। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो रोपण फसल आपके पास गेहूं नहीं होती है। बाकी देखो कॉफी है, गन्ना है, रबड़ है, ये रोपण कृषि में आते हैं। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? अब इसमें ऑप्शन रूस, डेनमार्क, भारत और नीदरलैंड दे रखे हैं भाई, तो ये ऑप्शन थोड़े से हैं, तो मैं बता देता हूँ। डेनमार्क और नीदरलैंड दोनों में सफल परीक्षण किया गया था, तो ये अपने पास एक ऑप्शन मान लेना भाई, ये हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, फूलों की कृषि कहलाती है पुष्पोत्पादन कहलाती है भाई, क्या कहलाती है? पुष्पोत्पादन कहलाती है, याद रखना, फूलों की कृषि। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय उपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है? तो इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें आएगा आपके पास मिश्रित कृषि, ध्यान से समझ लेना भाई। आगे चलते हैं, निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती है भाई? तो इसमें बात करें तो देखो अर्जेंटीना और कनाडा के प्रेरी क्षेत्रों में की जाती है, ऑस्ट्रेलिया के पंबास क्षेत्र में की जाती है, यूरोपीय स्टेपीज क्षेत्र में की जाती है, और अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है भाई, अमेजन बेसिन में ये नहीं की जाती है, याद रखना। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? भूमध्य सागरीय, मैंने समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, उदाहरण देके समझाया था। निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कृतन दहन कृषि का प्रकार है? यानी जिस कृतन दहन का मतलब जिसमें जलाकर कृषि की जाती है, तो वो आपके पास आदिम निर्वाह कृषि है भाई, क्या आती है? आदिम निर्वाह कृषि में शामिल होती है। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है भाई? एकल कृषि कौन सी नहीं है? डेयरी कृषि है, मिश्रित कृषि है, रोपण कृषि है, वाणिज्यिक अनाज कृषि है। तो इसमें आपके पास डेयरी कृषि है, वो एकल कृषि नहीं आती है, बाकी सारी आती है भाई, याद रखना। नेक्स्ट बात करें, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं? झूमिंग कहते हैं। ये रहा स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं भाई? झूमिंग कहते हैं। निम्न में से रोपण कृषि फसल है, रोपण कृषि फसल कौन सी है भाई? तो इसमें आपके पास आ जाएगी चाय, क्या आ जाएगी भाई? चाय जो है वो रोपण कृषि में आती है। कौन सा कथन सत्य है? ये भी आपके पास प्रश्न रिपीट अपने पास क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा है। आखेट व भोजन संग्रहण द्वितीय क्रियाएं नहीं, गलत है भाई, ये तो प्राथमिक क्रियाएं हैं, तो ये गलत हो गया। भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है भाई, ये आपके पास सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ब सही हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, मलेशिया व इंडोनेशिया में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है? बिल्कुल लादांग नाम है, ये रहा आपके पास, मैंने बताया था वहां पे लिख के आप लोगों को। नेक्स्ट बात करें तो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं, प्राथमिक है भाई, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कौन सी है? भोजन संग्रहण और आखेट है भाई। आखेट का मतलब होता है शिकार, जिसको अपन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख उदाहरण है? तो अंगूर आ जाता है इसमें, बिल्कुल बता दिया। निम्न में से किसे फेजेंडा कहा जाता है? ब्राजील के कॉफी बागान जो क्षेत्र हैं उनको अपने पास फेजेंडा कहते हैं। अंगूर की कृषि किस
कृषि की विशेषता है भाई, भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है भाई, अंगूर की कृषि यहीं पे की जाती है, तो ये विशेषता हो गई। नेक्स्ट बात करें तो कोलखोज अपने पास बता दिया भाई, किस में आती है, ये सामूहिक कृषि में आती है भाई, किसमें, सामूहिक कृषि में आती है। कहाँ पे, अपने पास रूस में, सोवियत संघ की बात कर रहा हूँ। प्राथमिक क्रियाओं में शामिल क्रिया है भाई, आखेट, पशुचारण, आखेट व भोजन संग्रहण उपरोक्त सभी है, यानी अपने पास शिकार करना है, संग्रहण करना है, ये सारी प्राथमिक क्रियाओं में आती है। उत्तरी अक्षांशों के निम्न में से किस क्षेत्र में भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता है, इसमें सभी नहीं, सभी नहीं है भाई, उत्तरी अक्षांश में उत्तरी यूरेशिया आता है, जो मैंने आप लोगों को वर्ल्ड के मैप में दिखाया था, यूरोप और एशिया का जो ऊपरी भाग है उसकी बात है, उत्तरी यूरेशिया। हाँ, लोग निम्न में से किस आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशुओं एवं वनस्पति का संग्रहण करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है भाई, भोजन, आवास और वस्त्र, तो ये उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें से। नेक्स्ट है आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में किसे पाला जाता है, तो यहाँ पे बारहसिंगा या रेंडियर, एक ही बात है भाई, क्या, बारहसिंगा या रेंडियर जो अपने पास होता है, जो बर्फ में चल सकता है आसानी से, उसको पाला जाता है। नेक्स्ट बात करें तो भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रजाति के लोगों के द्वारा ग्रीष्म काल में वो अपने पास पर्वतीय क्षेत्रों से चला जाता है भाई, वो सारी बात है, गुज्जर है, भूटिया है, गद्दी है, उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी फसल रोपण विधि द्वारा नहीं उगाई जाती है, तो देखो इसमें चाय उगाई जाती है, कॉफी उगाई जाती है, कोको उगाई जाती है, जो नहीं उगाई जाती है, ये रोपण कृषि बाद में समझाऊंगा भाई, एक बार मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। निम्न में से कौन सी गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल है भाई, गहन मैंने बताया था, जहाँ पे जनसंख्या क्षेत्र बहुत है वहाँ पे चावल किया जाता है, गेहूं भी होता है, लेकिन सबसे मुख्य है चावल। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, ये तो हो चुका भाई, अपने पास कॉफी है, गन्ना है, चावल नहीं है, रबड़ भी है, ये नहीं है, तो ये मैंने शायद आ गया भाई ये। नेक्स्ट बात करें तो निम्न में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, तो इसमें आपके पंपास है, वेल्डस है, सवाना नहीं है इसमें, बाकी ये तीनों क्षेत्र शीतोष्ण घास के मैदान है। रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है कोलखोज, मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले ही, कोलखोज कहा जाता है। सहकारी आंदोलन को सर्वाधिक सफलता कहाँ मिली, तो ये अपने पास डेनमार्क और नीदरलैंड दोनों में मिली है, तो सर्वाधिक आपके पास नीदरलैंड में मिली है, तो ये ध्यान में रखना भाई। प्राथमिक क्रियाओं को निर्धारित करने वाला सामाजिक कारक है, तो ये सारा, ये साक्षरता, जातीय संरचना, ये उपरोक्त सभी आ जाएगा भाई, ये उपरोक्त सभी हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, तो देखो अर्जेंटीना और कनाडा प्रेरी क्षेत्रों में की जाती है, ऑस्ट्रेलिया के पम्पास क्षेत्र में की जाती है, अमेजन, ये तो रिपीट हो गया शायद पर्सन, ये रिपीट हो गए शायद, हाँ ये अपने पास रिपीट है भाई, ये मैंने पहले करवा दिया है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट आपके यहाँ से शुरू हो जाते हैं क्वेश्चंस। अब मैंने क्वेश्चंस भी वही बनाए हैं जो अन्य की संभावना बनती है, तो ध्यान से समझना, ये आपकी टेक्स्ट बुक के हैं, इसके अलावा और भी हैं भाई। निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में देने हैं, तो देखो क्या है, स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए, आपकी बुक का है। देखो स्थानांतरित कृषि में वनस्पति को आग से साफ किया जाता है और राख मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, खेती किए गए पेच बहुत छोटे होते हैं और खेती बहुत आदिम और औजारों से जैसे कि लाठी और कुदाली से की जाती है। 3 से 5 वर्षों के बाद मिट्टी अपनी उर्वरता खो देती है और किसान दूसरे हिस्सों में चला जाता है और खेती के लिए जंगल के अन्य पेच को साफ करता है। खेती को शिफ्ट करने की प्रमुख समस्या यह है कि उर्वरता कम होने से झूमों का चक्र कम और कम होता जाता है। इस प्रकार खेती को स्थानांतरित करने का भविष्य अंधकारमय है भाई, सीधी सी बात है, समझाई दी। बागवानी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों होती है, कारण बताया था, खराब जल्दी हो जाती है। बागवानी सब्जी कृषि में मुख्यतः सब्जियां, फल और पुष्प उगाए जाते हैं, इनकी मुख्य खपत समीपवर्ती नगरीय क्षेत्रों में होती है, इन्हें कम समय में उपभोक्ता तक पहुंचाना भी आवश्यक होता है, बागवानी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही की जाती है भाई। एक प्रश्न आया था जिसमें पुष्प उत्पादन को क्या कहते हैं, तो वहाँ पे बागवानी आती है भाई, ध्यान में रखना, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो वहाँ पे चेंज करवा देंगे, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। नेक्स्ट है विस्तृत पैमाने पे डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधनों में प्रशिक्षकों के विकास के बाद ही क्यों संभव हो सका है, क्योंकि अपने पास ये इकट्ठा कर सकते हैं। देखो बताते हैं, दुधारू पशुओं के पालन के लिए डेयरी सबसे उन्नत और कुशल प्रकार है, इसमें पूंजी की अत्यधिक लगती है। यह मुख्य रूप से शहरी और औद्योगिक केंद्रों के पास प्रचलित है, जो ताजा दूध और डेयरी उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराते हैं। डेयरी फार्मिंग में दुधारू पशुओं को बड़े पैमाने पर पाला जाता है। दूध और उसके उत्पाद खराब होते हैं, इसलिए ये बड़े पैमाने पर तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उचित परिवहन और प्रशीतन न हो। डेयरी फार्मिंग के लिए कोई ऑफ सीजन नहीं है, क्योंकि दूध और डेयरी उत्पादों की शहरी और औद्योगिक मांग
हमेशा बनी रहती है। परिवहन, प्रशीतन और पाश्चुरीकरण और अन्य संरक्षण क्रियाओं के विकास ने विभिन्न डेयरी उत्पादों के भंडारण की अवधि में वृद्धि किया और दुनिया भर में डेयरी खेती को बढ़ाया है। इस कारण से भी कि वो नुकसान न हो, ये सारी बातें बता दी। इसके बाद नेक्स्ट आता है चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन में अंतर, ये मैंने अपनी डिटेल समझा दी भाई, फिर भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, चलवासी पशुचारण पहले करते हैं। यह एक पुरानी निर्वाह गतिविधि है जिसमें पशु भोजन, वस्त्र, आश्रय, उपकरण और परिवहन के लिए पशुओं पर निर्भर होते हैं। वे चारागाहों और पानी की मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर अपने पशुधन के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। प्रत्येक घुमंतु समुदाय परंपरा के मामले में एक अच्छी तरह से पहचाने जाने वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे हिमालय, गुज्जर, बकरवालों, गद्दी और भोटिया में ग्रीष्मकाल मैदानी इलाकों से पहाड़ों तक और सर्दियों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में से मैदानों की ओर पलायन होता है। तो ये आपके पास चलवासी की विशेषताएं हो गई। तो ये इसमें आपको पहले ये लिखना है। इसके बाद देखो इसका लिखना वाणिज्यिक पशुधन का। यह अधिक संगठित और पूंजी गहन है। वाणिज्यिक पशुधन अनिवार्य रूप से पश्चिमी संस्कृतियों के साथ जुड़ा हो और स्थायी खेत पर अभ्यास किया जाता है। ये खेत बड़े क्षेत्रों को कवर करते हैं और कई पार्सल में विभाजित होते हैं जिन्हें चराई को विनियमित करने के लिए फेंस किया जाता है। फेंस यानी बाड़, फेंस का मतलब बाड़ होता है। भेड़, मवेशी, बकरी और घोड़े महत्वपूर्ण जानवर है, ये पहले बात हो चुकी है। पशुपालन में जानवरों का पालन एक वैज्ञानिक आधार पर आयोजित किया जाता है। मुख्य जोर पशुओं के प्रजनन, आनुवांशिक सुधार, रोग नियंत्रण और स्वास्थ्य देखभाल पर है। ये इसकी पहचान हो गई। तो दोनों में अंतर आ गया होगा समझ में। ये देखो यहाँ पे ये प्रश्न है, प्रश्नों का अंतर मैंने समझा दिया है। प्रश्न क्या है? रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं बताइए और भिन्न भिन्न देशों में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख रोपण फसलों के नाम बताइए। शायद ये टॉपिक अपने मिस हो गया है पॉइंट्स में, कोई बात नहीं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। वृक्षारोपण कृषि को यूरोपीय लोगों द्वारा उष्णकटिबंधों में स्थित उपनिवेशों में पेश किया गया था। यह खेती का एक तरीका है जिसमें बड़े संपदा या बागान खरीदे जाते हैं और बड़े पूंजी निवेश के साथ साथ वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता और एक ही फसल में विशेषज्ञता के साथ खेती के अधिकांश आधुनिक तरीके प्रदान किए जाते हैं। रोपण की कुछ महत्वपूर्ण फसलें चाय, कॉफी, कोको, रबर, कपास, तेल हथेली है, गन्ना, केले, अनानास है। वृक्षारोपण कृषि की विशिष्ट विशेषताएं क्या है भाई? देखो, अपन बात करें अपने पास वृक्षारोपण यानी रोपण कृषि की बात कर रहा है भाई। ये बड़ा इलाका है, वृक्षारोपण होता है। इसके अलावा ज्यादा पूंजी निवेश होती है, प्रबंधकीय और तकनीकी सहायता होती है, खेती और वैज्ञानिक विधियां होती है। एकल फसल विशेषता, सस्ता श्रम परिवहन की एक अच्छी प्रणाली जो उत्पादों के निर्यात के लिए कारखानों और बाजारों से संपदा को जोड़ती है। यह आपके पास हो जाती है रोपण कृषि। रोपण कृषि का आगे छोटा सा भाग और है। फ्रांसीसी यानी फ्रांस के लोगों ने पश्चिमी अफ्रीका में कोको और कॉफी बागानों की स्थापना की है। याद रखना भाई, फ्रांसीसी लोगों ने, ये वैसे भी छोटा प्रश्न आ जाए तो। ब्रिटिशों ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागानों, मलेशिया में रबर के बागानों और पश्चिम के राज्यों में गन्ने और केले के बागानों की स्थापना की है। किन्होंने? ब्रिटिश लोगों ने। स्पेन और अमेरिकियों ने फिलीपींस में नारियल और गन्ने के बागानों की भारी निवेश किया भाई। यानी स्पेन और अमेरिकन लोगों ने कहा, फिलीपींस में किया है ये। डचों का इंडोनेशिया में एक बार गन्ने के बागान पर एकाधिकार था, लेकिन अभी अपने पास ब्राजील में कुछ कॉफी बड़े बागान अभी भी यूरोपीय लोगों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट पर्सन है, आएगा 100%। कोल खोज क्या है मैंने समझाया अभी। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोल खोज कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज और सामूहिक श्रम पर आधारित होता है, यानी लोग मिलकर कृषि करते हैं। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ, जहां कृषि की दशा सुधारने एवं उत्पादन में वृद्धि एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई थी। ये हो जाता है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ट्रक कृषि पर टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ट्रक कृषि मैंने बताया था कि भाई अपने पास जो सब्जियां उगाते हैं उनको कहते हैं, और जो अपने पास शाम को तोड़ते हैं सुबह ताजा बाजार में पहुंच जाती है। ऐसे नगरीय केंद्रों के चारों ओर लोगों की दैनिक मांगों को पूरा करने के लिए सब्जियों को उगाना ट्रक कृषि, फार्मिंग कृषि कहलाता है। यह कृषि बाजार और फार्म के बीच ट्रक द्वारा एक रात में तय की दूरी द्वारा नियंत्रित होती है। इसमें कृषक शाम को सब्जी तोड़कर सुबह ताजा सब्जी बाजार में उपलब्ध करवा देते हैं। ये अपने पास हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कारखाना कृषि क्या है, ये भी अपने पास रिपीटेबल हो सकता है भाई। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में कारखाना कृषि की जाती है। इसमें पशुधन पाला जाता है, जिसमें विशेषतः गाय, बैल, कुक्कुट, सुअर वगैरह जो होते हैं। इन्हें बाड़े पर कारखानों में तैयार बने भोजन पर रखा जाता है। इनमें भवन निर्माण, यंत्र खरीदने, प्रकाश और ताप की व्यवस्था करने, पशु चिकित्सा पर बहुत अत्यधिक धन व्यय किया जाता है। दोनों ही ठीक है, तीनों कौन से? एक तो ये और दो ये।
इसके बाद भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता बतलाते हुए इसके क्षेत्र बताइए। अब क्या बताना, मैंने सारा कुछ तो समझा दिया लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। सागरीय कृषि की मुख्य विशेषता अंगूर की कृषि है। इस प्रकार की खेती करने वाले कई देशों में अंगूरों की अच्छी किस्मों में से उच्च गुणवत्ता वाली शराब बनाई जाती है। हाँ, निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनका यानी अपने पास किशमिश बनाई जाती है। अंजीर व जैतून का उत्पादन भी इसी क्षेत्र में किया जाता है। शीतकाल में जब यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों और सब्जियों की मांग अधिक होती है तब इनकी आपूर्ति इसी क्षेत्र से की जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि क्या है भाई? देखो, भूमध्य सागरीय क्षेत्र बताता हूँ। भूमध्य सागरीय कृषि एक अत्यंत विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार मुख्य रूप से भूमध्य सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों में जो निम्नलिखित है भाई। दक्षिणी यूरोप है, उत्तरी अफ्रीका, ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट तक है, दक्षिणी कैलिफोर्निया है, मध्यवर्ती चिली है, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग। यह क्षेत्र खट्टे फलों, नींबू, संतरा आदि के आपूर्ति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये हो सकता है भाई रिपीट। मिश्रित कृषि और डेयरी कृषि में अंतर समझाइए। प्रश्न मॉडल पेपर में पूछा गया है 25 में 2024-25 में। मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। याद रखना भाई, समझ में आई? मिश्रित कृषि में फसलों के साथ साथ पशु या मवेशी, भेड़, सूअर, कुक्कुट आदि आय के प्रमुख स्रोत होते हैं। मिश्रित कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उदाहरण स्वरूप बात करें तो पश्चिमी यूरोप है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग है, यूरेशिया के कुछ भाग और दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में इसका विस्तार है भाई। मिश्रित कृषि का कार्य मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों से दूर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में भूमि की उपलब्धता रहती है और फसल उगाने व पशुपालन हेतु अन्य संसाधन भी उपलब्ध रहते हैं। फसलों में अंतराल के कारण कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है और पशुपालन भी बड़े पैमाने पर वाणिज्य स्तर पर नहीं होने के कारण अधिक श्रमिकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मिश्रित कृषि का चलन प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। पहले लोग फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी करते थे ताकि उन्हें पशु उत्पाद भी प्राप्त हो सके तथा फसलों के साथ चारे का उत्पादन होने से पशुपालन आसानी से कर सकते हैं भाई। जाहिर सी बात है, खेती करेंगे तो पशुओं के लिए चारा मिल जाता है। मिश्रित कृषि में पशुओं के स्वास्थ्य तथा चिकित्सा पर अत्यधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। मिश्रित कृषि में विकसित कृषि यंत्र, इमारतों, रासायनिक व वनस्पति खाद के गहन प्रयोग, यंत्रीकरण आदि पर अधिक व्यय किया जाता है। ये यहाँ पे व्यय है भाई, व्यय यानी खर्च किया जाता है। ये हो जाता है प्रश्न कंप्लीट। डेयरी, हाँ वो अंतर समझाना था क्या डेयरी में? हाँ, डेयरी फार्म, ये यहाँ से यहाँ तक तो अपने पास मिश्रित कृषि हो गई। अब बात करते हैं डेयरी कृषि। डेयरी कृषि में दुधारू पशुओं अन्य पशुओं को पालने संबंधी कार्य किया जाता है। इसमें फसल उत्पादन का कार्य नहीं किया जाता है, तो वो मैंने बताया था ना। इसमें आय में केवल पशुओं के उत्पादों में प्राप्त आय को ही शामिल किया जाता है। विश्व में वाणिज्य स्तर पर डेयरी कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र है। सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र, कनाडा का दक्षिणी पूर्वी भाग तथा न्यूजीलैंड और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया क्षेत्र है भाई। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध व अन्य डेयरी उत्पादों के अच्छे बाजार होते हैं तथा डेयरी उत्पादों को सुरक्षित रखने हेतु अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध रहती हैं। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता नहीं होती। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि के कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता रहती है, क्योंकि फसलों की तरह इनमें कोई अंतराल क्षेत्र नहीं होता जिसमें श्रम की आवश्यकता ना हो। डेयरी कृषि का विकास अत्यंत तेजी से वर्तमान युग में ही हुआ है। अब इस क्षेत्र कृषि का विकास वाणिज्य स्तर पर किया जा रहा है। डेयरी कृषि दुधारू पशुओं के पालन में सर्वाधिक उन्नत व दक्ष प्रकार का है। इसमें समझाने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ। डेयरी कृषि में पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन, पशु चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। डेयरी कृषि में पशुओं के लिए छप्पर घास संचित करने के लिए भंडार, दुग्ध उत्पादन के यंत्रों आदि पर अधिक व्यय किया जाता है। तो ये आपके पास डेयरी और अपने पास क्या है, मिश्रित कृषि में अंतर हो जाता है भाई। गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न हो सकता है भाई, ध्यान से समझ लेना। देखो, गहन निर्वाह कृषि मुख्य रूप से मानसूनी एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। समझाया था भारत के उसका उदाहरण देख के। यहाँ मुख्य रूप से जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है एवं पूरा परिवार ही कृषि कार्य में लगा होता है। ये कृषि मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, चावल प्रधान निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, यानी जहाँ पे चावल अधिक होता है, जहाँ पे चावल नहीं होता है।
चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि क्या होती है? चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में चावल प्रमुख फसल होती है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है। कृषि कार्य में किसान का संपूर्ण परिवार लगा होता है। इसमें भूमि का गहन उपयोग होता है और यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व है। उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कृषि में पशुओं के गोबर की खाद, हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है किंतु प्रति किसान उत्पादन कम होता है। ये मैंने एग्जाम्पल देके समझाया भाई। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की विशेषता क्या है? यह कृषि अधिकांश जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में की जाती है और इसमें पूरे परिवार कृषि कार्य में लगा होता है। इस प्रकार की कृषि श्रम गहन की श्रेणी में आती है और इस प्रकार की कृषि में प्राकृतिक खाद का अधिक उपयोग किया जाता है। ये बात वही की बात हो गई। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट आता है रोपण कृषि की 4 फसलों के नाम लिखते हुए कृषि की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए भाई। एक ही बात है, चाहे आप ये समझ लो। रोपण कृषि क्या होती है? यह कृषि वृहद स्तरीय लाभान्वित उत्पादन प्रणाली है। एक विशेष प्रकार की व्यापारिक कृषि है। इसमें किसी एक नकदी फसल को बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। यह कृषि बड़े पैमाने बड़े आकार के खेतों या बागानों में की जाती है। इसी कारण इसे बागानी कृषि भी कहा जाता है भाई। और रोपण कृषि अब समझ में आ गया होगा। हाँ, इसमें अपने पास क्या है? रोपण कृषि की फसलें बात करें तो कई फसलें रोपण कृषि द्वारा किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले, अनानास है। रोपण कृषि की विशेषताएं। रोपण कृषि की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। रोपण कृषि बड़े आकार के फर्मों पे की जाती है। रोपण कृषि में केवल एक फसल की कृषि पर जोर दिया जाता है। इसमें उत्पादन बाजार मांग निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में वैज्ञानिक विधियों, मशीनों, उर्वरक और अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाया जा सके तथा उत्तम कोटि के अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त किया जा सके। ये आ जाता है भाई। नेक्स्ट है, हाँ ये बात आगे भी है भाई। इन बागानों में बड़ी संख्या में कुशल श्रमिक कार्य करते हैं। ये श्रमिक स्थानीय होते हैं। कुछ प्रदेशों में दास श्रमिक या निग्रो लोग भी काम करते हैं। श्रीलंका में चाय के बागान तथा मलेशिया में रबड़ के बागानों पर भारत के तमिल लोग कार्य करते हैं। रोपण कृषि के अंतर्गत बागानों पर अधिकतर पूंजी प्रबंध व संगठन यूरोपियन लोगों के हाथ में है। और बाद में नेक्स्ट ये भी है भाई। रोपण कृषि में वार्षिक फसलों की तुलना में चिरस्थायी वृक्षों, झाड़ी वाली फसलों की कृषि की जाती है। रोपण कृषि के क्षेत्रों की बात करें। रोपण कृषि के प्रमुख क्षेत्रों में समुद्र के किनारे स्थित सड़कों, रेलों, नदियों तथा बंदरगाहों से यातायात की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। रोपण कृषि के बागान विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अधिक भूमि प्राप्त होने के कारण लगाए जाते हैं। यह आपकी रोपण कृषि से संबंधित उत्तर हो जाता है, ध्यान से समझ लेना भाई। गहन निर्वाह कृषि और वाणिज्य अनाज कृषि की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए भाई। ये प्रश्न अच्छा है। क्षेत्र देखो बात करते हैं गहन निर्वाह कृषि के। देखो यह कृषि मानसूनी एशिया के घने बसे जंगलों में, यानी कौन सी गहन निर्वाह कृषि की बात कर रहा हूँ, है ना। अनाज ये वाणिज्य की बाद में बात कर लेते हैं। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि जापान आदि देशों में की जाती है। विधि क्या है? ये अपने पास पहले क्या है? गहन निर्वाह कृषि की बात चल रही है भाई। गहन निर्वाह कृषि के 2 प्रकार हैं, चावल प्रधान और चावल रहित। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में चावल मुख्य फसल होती है। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन आदि फसलें मुख्यतः होती है। प्रमुख विशेषता अधिक जनसंख्या घनत्व होने के कारण खेतों का आकार छोटा होता है। किसान का संपूर्ण परिवार कृषि के कार्यों में संलग्न होता है, अर्थात भूमि का गहन उपयोग होता है। इसलिए अधिकांशतः यंत्रों की बजाय मानव श्रम का अधिक महत्व होता है। उपजाऊपन बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर, ये तो बता दिया भाई मैंने, दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है। उपजय फसलें कौन सी? गेहूं और चावल मुख्य फसलें, लेकिन ज्वार, बाजरा, सोयाबीन और जो आदि भी फसलें उगाई जाती है। ये गहन कृषि की विशेषता हो गई भाई। दूसरी बात करें, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की बात करें, उन देशों में की जाती है जहां जनसंख्या कम होती है, कृषि योग्य भूमि अत्यधिक होती है। क्षेत्र यह कृषि मुख्य रूप से कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, रूस, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया आदि देशों में प्रचलित है। भूमि और कार्यप्रणाली की बात करें, यह कृषि समतल भूमि पर की जाती है, जहां बड़े बड़े खेतों में खेत जोतने के से लेकर फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों से, मशीनों से की सहायता से किए जाते हैं। यह कृषि व्यावसायिक दृष्टिकोण से की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रति एकड़ अधिक उत्पादन प्राप्त करना है। उत्पन्न खाद्यान्नों को मांग वाले क्षेत्रों में निर्यात यानी एक्सपोर्ट किया जाता है। इस कृषि में श्रमिकों, मजदूरों का उपयोग अत्यंत कम होता है। इसमें रासायनिक खादों, सिंचाई और संकर बीजों, हाइब्रिड सीड्स की बात कर रहा हूँ भाई, का उपयोग अधिक किया जाता है। मुख्य फसलें बात करें तो गेहूं है, इसके अतिरिक्त जौ, मक्का, राई आता है, जई भी आता है आदि इसकी मुख्य फसलें हैं। तो ये व्यावसायिक विस्तृत वाणिज्य कहा जाता है भाई, याद रखना। सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि में अंतर, बढ़िया प्रश्न है भाई। तो ये तो सहकारी कृषि है और ये आपके पास वाणिज्यिक कृषि आ जाती है, सॉरी सामूहिक आ जाती है।
जब किसानों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करे, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत फार्म अक्षुण्ण रहते हैं और रूप से अक्षुण्ण सहकारी रूप से कृषि की जाती है। भाई ध्यान में रखना, सहकारी संस्था किसानों की सभी रूप से सहायता करती है। ये जो संस्था होती है ना, वो ये सहायता कृषि कार्यों में आने वाली सभी वस्तुओं की खरीद करने, कृषि उत्पाद को उचित मूल्य पर बेचने तथा सस्ती दरों पर प्रसंस्कृत साधनों का जुटाने के लिए होता है। इधर बात करें तो सामूहिक कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज और सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। ये बता दिया भाई। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था, जहां कृषि की दशा सुधारने व उत्पादन में वृद्धि और आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि की जाती थी। इसकी बात करें तो इस प्रकार की कृषि में सभी किसान अपने संसाधन या भूमि, पशुधन, श्रम आदि को मिलाकर कृषि कार्य करते थे। ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में रखते थे। सरकार उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती थी तथा उत्पादन को सरकार के निर्धारित मूल्य पर खरीदती थी। लक्ष्य से अधिक उत्पादन होने वाला भाग सभी समस्याओं को वितरित कर दिया जाता था या बेच दिया जाता था। ये अपने पास सामूहिक में आ जाता है। इसके अलावा बात करें, सहकारी आंदोलन एक शताब्दी पूर्व शुरू हुआ था। यह पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, याद रखना डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली में सफलतापूर्वक संचालित किया गया था। ये प्रश्न भी आया था तो गलत मत कर देना। डेनमार्क में यह आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा भाई। वहां पे वो प्रश्न आया था, ध्यान में रखना, वहां पे डेनमार्क है भाई, जहां व्यवहारिक रूप से प्रत्येक किसान इस आंदोलन में सदस्य हैं भाई। इस प्रकार की कृषि में उत्पादन एवं भाड़े पर ली गई मशीनों पर किसानों को कर चुकाना पड़ता था। सभी सदस्यों को उनके द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति के आधार पर भुगतान किया जाता था। असाधारण कार्य करने वाले सदस्यों को नगद या माल के रूप में पुरस्कृत किया जाता था। पूर्व सोवियत संघ की समाजवादी सरकार ने इसे प्रारंभ किया था, जिसमें अन्य समाजवादी देशों ने भी अपनाया। सोवियत संघ के विघटन के उपरांत इस प्रकार की कृषि में संशोधन किया गया है। ये आपकी सहकारी और सामूहिक कृषि हो जाता है। शायद चैप्टर भी अब कंप्लीट हो गया भाई, है ना, चैप्टर अब कंप्लीट हो जाता है। तो इस चैप्टर के हमने क्या है बिल्कुल डिटेल से अपने नोट्स भी पढ़े हैं, प्रश्न भी पढ़े हैं। तो अगर आप लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट देख लिया, यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ इस चैप्टर के कोई क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले हो। तो मुझे लगता है आज की क्लास आप लोगों के लिए बड़ी शानदार हुई होगी, आप लोगों को बड़ी पसंद आई हुई होगी। और अगर पसंद आ रही हैं क्लासेस तो उनको शेयर भी किया करो, जिससे क्या है कि मेरा भी मनोबल बढ़े। तो मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।